गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आइए सब अच्छे होंगे। आज जो मेरे पास जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूरा हम बुक के बारे में पूरी बुक हम करने वाले हैं आज हम। जो इसका मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट मीन्स ये जो पूरे 8 चैप्टर है, 8 चैप्टरों का पूरा सारांश कंक्लूजन हम आज करने वाले हैं कि ऐसा ह्यूमन के साथ जब हम ह्यूमन को अपॉइंट करते हैं, मीन्स कि जब हमारी अपॉइंटमेंट भी होगी, जब जितने बच्चे देख रहे हैं जब सबकी जब एक एज ए टीचर कोई टीचर बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो सबकी क्या है अपॉइंटमेंट होने के सिस्टम यही रहते हैं, सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो ह्यूमन एज ए रिसोर्स उसको तो किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसकी किस तरह से प्लानिंग की जाती है, जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन का मतलब क्या है। अगर मैं इसकी एक एक पॉइंट को समझाऊँ ना, बहुत डीपली है सब्जेक्ट की, बहुत ज़्यादा, कम से कम 8 से 10 दिन लगेंगे। बट मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप क्या है एक 2 घंटे के लेक्चर देखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे को कमेंट्स आए हैं कि मैम 16 से पेपर है, 21 से पेपर है, एक के हैं 30 से पेपर। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट सभी बच्चों के एग्जाम है। ठीक है, मेरा जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो का ये है कि आपको पूरे चैप्टर का जो बेस होता है ना वो मैं समझा दूँ, इन सारे चैप्टर का जो बेस है वो समझा दूँ, जिससे क्या जो अंदर के जो इंटरनल पॉइंट्स है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट मीन्स लाइक दैट है मेथड ऑफ अ ट्रेनिंग, लाइक अप्रेजल के जो मेथड्स होते हैं इनको मैं थोड़ा सा डीपली करवाऊँ। रिक्रूटमेंट के जो मेथड है और सिलेक्शन की प्रोसेस है, जॉब एनालिसिस के अंदर ये 2 पॉइंट है, इनको मैं थोड़ा सा डीपली करवाऊँ। और आपको पता होगा 6 चैप्टर जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो वीडियो। दैट मीन्स आपको लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्या है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट के अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 6 आपको कंप्लीट मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। सो इस पॉइंट को मैं बिल्कुल थोड़ा सा समझाऊंगी, उसके बाद हम सीधा स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे ट्रेनिंग वाले चैप्टर पे। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है जी, तो देखिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा टिक से याद हो जाए। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मनुष्य। रिसोर्स का मतलब होता है साधन, और मैनेजमेंट का मतलब होता है पूरी तरह से उसको मैनेज करके रखना। राइट, मैनेज करके रखना किसको? ह्यूमन को। ह्यूमन एक ऐसा साधन है जो कंपनी के अंदर क्या है परफॉर्म करता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, अपने सभी तरह की गतिविधियाँ, जिसके थ्रू क्या है कंपनी को प्रॉफिट होते हैं। नॉर्मल सी बात है। अब देखो मुझे कंपनी में क्या है एक पर्सन की जरूरत है, पर्सन नहीं काफ़ी सारे व्यक्तियों की जरूरत है, काफ़ी सारे पर्सन्स की जरूरत है। तो क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप क्या, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले ही इंट्रो लिख रखा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन का मतलब क्या होता है कि मनुष्य होता है ना। हम जब क्या है जॉब के लिए जाते हैं वही होता है। और रिसोर्स का मतलब क्या होता है, साधन होते हैं। ये साधन किस तरह से हम मैनेज करके रख रहे हैं कंपनी के अंदर। ये मान लीजिए कंपनी है, इस कंपनी के अंदर क्या है पर्सन्स को अपॉइंट किया है, पर्सन को अपॉइंट तो कर लिया, पर उसकी तरह उस साधन का जो रिसोर्स है ये ह्यूमन, उसका क्या प्रॉपर तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, यूटिलाइजेशन हो रही है। इसकी यूटिलाइजेशन होगी तभी क्या है कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट चाहिए तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा। तो सीधा सा लॉजिक है कि इस पूरी बुक के अंदर हम क्या करेंगे, ह्यूमन की अपॉइंटमेंट से लेके परफॉर्मेंस तक, मीन्स की एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी, जो हमने ऑब्जेक्टिव के लिए जहाँ ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए रखा था। मीन्स कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर हम पर्सन की अपॉइंटमेंट करते हैं, वही तो होता है। वैसे हमारे पास काफ़ी सारे एम होते हैं, जैसे कि मशीन, मैन, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, काफ़ी सारे एम होते हैं। बट आज हम इसके अंदर ह्यूमन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन की परफॉर्मेंस से लेके अपॉइंटमेंट से लेके परफॉर्मेंस तक का आज हम इसमें सफ़र देखेंगे कि क्या इसके अंदर रहता है, इसकी रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग, स्टाफिंग से, सिलेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, ट्रेनिंग देनी है या नहीं देनी, वो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम लेट स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। जो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा आपकी बुक से बताऊंगी। थोड़ा सा मैंने नोट्स बनाए हुए थे पहले ही कि मैं आपको समझाने के लिए, मैंने थोड़ा सा इतना टाइम लग गया मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वीडियो के लिए नोट्स बना रही थी। ठीक है, सो देखिए ये कहते हैं कि HRM इज़ अ फोकल पॉइंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंट डे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। आज के जो
जो कंपटीशन का दौर है उस दौर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है, बहुत ही फोकल पॉइंट है, मेन पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कारण पता है क्या है? क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, अगर आप किसी एक एम्प्लॉय को अच्छी तरह से रेम्यूनरेशन नहीं दोगे तो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, राइट ना। तो उस ह्यूमन को समझना, इस ह्यूमन को समझना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया एट द प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक है। HRM इज अ पीपल ओरिएंटेड मैनेजमेंट पॉलिसी। सीधी तभी तो मैं कह रही हूँ, जो HRM है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पीपल ओरिएंटेड है। पीपल ओरिएंटेड मीन्स कि जहाँ पर आप केवल किसके बारे में स्टडी करोगे, किसके बारे में ध्यान रखोगे, पीपल के बारे में ध्यान रखोगे, जिसको आपने अपॉइंट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब सीधा कंक्लूजन बोल रही हूँ, इसके डेफिनेशन पे आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है कि ये कहते हैं कि बिफोर वी डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट वी डिफाइन द टर्म ह्यूमन रिसोर्स। पूरे डेफिनेशन को समझाने से पहले इन्होंने बोला है कि हम पहले क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को समझेंगे। हम भी यही काम करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? पीपल, इंसान, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील विद द प्रॉपर और बी यूटिलाइज ऑफ द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन के साधन का पूरी तरह से यूटिलाइज करना, उसे हम उसको हम क्या कहेंगे? HRM मैनेजमेंट कहेंगे। HR का तो हम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स का तो हम पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे, तो उसे कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे ही एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपकी जॉब लगने वाली है, ठीक है, आपकी जॉब लगने वाली है, और जॉब लगने के लिए उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया, ठीक है। क्राइटेरिया सेट कर दिया कि वो क्या होना चाहिए, उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, उसको कंप्यूटर का स्किल होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए, उसकी एज जो क्राइटेरिया वो 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब काफ़ी सारे सेट कर दिए। ये तो हो गया आप जॉब के बारे में। और आपको जॉब में क्या काम करना होगा, आपकी टाइपिंग की जॉब है, क्लर्क की जॉब है, या फिर किस तरह की जॉब है, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ये सभी आप क्राइटेरिया रखते हैं। अगर आप पर्सन अपॉइंट हो गया, चलो ये जो पर्सन है इसके अंदर जो भी खूबियाँ थी ये पर्सन अपॉइंट हो गया। अब आपके पास एक पर्सन आ तो गया कंपनी के अंदर, ये ग्रेजुएट भी है, कंप्यूटर स्किल भी है, इसकी उम्र इतनी भी है, ठीक है, ये आ गया पर्सन आपके पास। तो आने के बाद तो क्या करोगे, इसका प्रॉपर तरह से आप क्या करोगे, यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप कंपनी में क्या अर्न कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स कौन सा, ये जो ह्यूमन बनाया ना मैंने थोड़ा सा, इसका क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। इसको यूटिलाइज करोगे तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। जिसमें कहते हैं ना कि अब हमारे पास मशीन है, अगर मशीन का यूज़ नहीं करोगे वो वेस्ट रहेगी, तब तक उसका यूज़ नहीं करोगे, उसका पता कैसे चलेगा कि वो परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, कंपनी के लिए प्रॉफिट लेके आ रही है नहीं लेके। इसी तरह से ह्यूमन भी है, इसी तरह से इंसान भी, जिसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे हम, तभी क्या है, कंपनी को प्रॉफिट अर्न होगा। देखो यहाँ पे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेक्नियोजियो एंड द रोम्बिन के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक तरह के प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना एक तरह का प्रोसेस है ऑफ 4 फंक्शन, जिसके अंदर 4 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज दैट एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना, हायर करना, दैट मीन्स उसे अपॉइंट करना, फिर उसकी डेवलपमेंट करना, देन उसको मोटिवेट रखना कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हें और मेहनत की जरूरत है, या फिर किसी भी तरह से, ठीक है। फिर मेंटेनेंस मीन्स कि वो इस तरह से बनाए रखने कि वो इस कंपनी में है ना, हमारी कंपनी में, उस कंपनी को वो बिल्कुल भी छोड़कर ना जाए, वो मेंटेन करके रखना है, टर्नओवर नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है जी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर 4 फंक्शन होते हैं, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड द मेंटेनेंस, ठीक है जी। मीनिंग आ गया समझ में। अब सीधा सा मतलब आता है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन के आता है, ये कहते हैं कि जो फंक्शंस क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, फंक्शन क्या है। फंक्शन इज दैट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए ये सभी क्या है, थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है। अगर मैं आपको ये सभी चीज़ें समझाना चाह रही, जो मैंने सिलेक्टेड पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जहाँ से क्या है ज़्यादा मोस्ट चांसेस रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के, अगर इनको समझ लिया तो नॉर्मल सी बात है, ये रिपीट हो रही है। जो मैं अभी आपको यहाँ समझाऊंगी ना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये आगे चैप्टर्स के अंदर आने वाले हैं, आपको वहाँ से समझ ईजिली आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने इसके 2 फंक्शन होते हैं। देखिए
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दो फंक्शन होते हैं। अब आपके माइंड में हर जगह यही आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स चाहे क्यों ना हो, कोई भी तरह का रिसोर्सेज है, उनके दो ही तरह के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज दैट मैनेजरियल फंक्शन एंड देयर इज द सेकंड इज दैट ऑपरेशनल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन समझते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे +1 क्लास से। मैनेजरियल जो प्रोसेस होती है, मैनेजरियल स्टेप्स होते हैं, वो आप क्या होते हैं? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, सबको पता है। वुमन को प्लान करें, हम वुमन को प्लान करेंगे, फिर उसकी ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, मीन्स कि कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट उसको सेटलमेंट करे, फिर उससे स्टाफिंग कर देंगे, प्रॉपरली उसे अपॉइंट कर देंगे, फिर उसकी डायरेक्टिंग करेंगे कि उसके डायरेक्शन देंगे कि हाँ इस तरह से काम करना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल भी करेंगे, उसके लिए रूल रेगुलेशन भी बनाएंगे, राइट। तो ये हो गया मैनेजरियल। ऑपरेशनल की बात की जाए तो ऑपरेशन के अंदर हो गए इन सभी के पॉइंट से अलावा लाइक डाटा, उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या करें, कुछ नया तरीका अपना रहे हैं, या फिर उसकी अप्रेजल होता है उसकी परफॉर्मेंस को मापना। आप अपना 8वां चैप्टर है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो भी हम इसमें करें। ये सारे है ना, ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। वर्किंग कंडीशन देखेंगे कि हमने एम्प्लॉय को किस तरह का वातावरण में रखना है, किस तरह के वातावरण में नहीं रखना है। अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय सिचुएशन हम उसे कहाँ रखेंगे, उसके वातावरण में रखेंगे। पर्सनल रिकॉर्ड रखना, ये भी एक तरह का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। सेपरेशन, दैट मीन्स उसे अगर किसी चीज़ से सेपरेट करना है, अगर वो जैसे मान लीजिए अगर वो क्या है, हमारे क्लर्क की पोस्ट पे सेट नहीं हो रहा, तो या तो उसकी प्रमोशन कर देंगे या डिमोशन कर देंगे। उसके पूरी तरह से एनालिसिस किया जाता है ऑपरेशनल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या होगा, मैं जॉब एनालिसिस करूँगी, मैं क्या करूँगी, जॉब एनालिसिस करूँगी। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आप ये देखो कि आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, मेंटली रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी चीज़ की। अब आपको ह्यूमन की ज़रूरत है, तो आप ये देखोगे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसके अंदर आप क्या देखते हैं, जॉब कंटेंट देखते हैं, फिजिकल सर्कमस्टांसिस देखते हैं, जिसके अंदर आप क्या है, उन पर्सन्स को जॉब के लिए अपॉइंट करने वाले हो। दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द जॉब। जॉब एनालिसिस ये किया, इसमें ये पता लगेगा कि आपको कितने पर्सन की ज़रूरत है ना। जॉब एनालिसिस के अंदर ना मोस्ट ऑफ ये सारी प्रोसेस आ जाती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, इंटरनल मोबिलिटी, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। समझ में आया। सीधा मैं जॉब एनालिसिस वाले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जॉब एनालिसिस प्ले ए रोल इन एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेजेस, रेट, वर्क मेथड इम्प्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। मीन्स कि जॉब एनालिसिस के अंदर ये सारी चीज़ें आती है कि हमें इन कारणों से ये जो जॉब एनालिसिस के अंदर ये सभी चीज़ें हम करते हैं। मीन्स कि एक तरह से एक ऐसा डाटा हमें मिल जाता है कि हमें ऐसे पर्सन की ज़रूरत है, उसकी जॉब की आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि जिसका जॉब क्या होगा, जॉब टाइटल क्या होगा, सब जॉब टाइटल क्या होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ए ग्रेड की जॉब है, ए ग्रेड में कौन से पोस्ट पे जॉब है। मीन्स कि नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट मीन्स जॉब एनालिसिस के अंदर जो कंटेंट है वो क्या होगा कि नेम ऑफ मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट नीड फॉर द जॉब, किस तरह की जो हमारे नीड है हमारी कंपनी के अंदर, हमारे जॉब के अंदर किस तरह की मटेरियल की, किस तरह के टूल की, किस तरह की इक्विपमेंट की ज़रूरत है, किस तरह के मैन पावर की ज़रूरत है, वो डिसाइड किया जाता है जॉब एनालिसिस के अंदर। उसके वर्किंग आवर्स देखेंगे कि कितने घंटे उसे काम करना है, उसकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाती है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स ये डिसाइड किया जाता है, वर्किंग कंडीशन डिसाइड किया जाता है कि उसे कहाँ काम करने के लिए दिया जाएगा, फैक्ट्री में दिया जाएगा, फील्ड वर्क में दिया जाएगा, सिटिंग जॉब है या फिर बाहर की जॉब है, जैसे भी है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कि उसको ये भी बताया जाएगा कि किस लोकेशन पे वो काम करने जा रहा है, ये भी बताएगा। जॉब का रिलेशनशिप बताएगा, दैट मीन्स आपकी जॉब से कैसा संबंध है वो बताया जाएगा। कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, या फिर कोई भी टर्म है एम्प्लॉयमेंट की, कोई भी कंडीशंस है वो क्या, ये सभी क्या होता है जॉब एनालिसिस में होता है। उन्हीं के हिसाब से क्या होती है, रिक्रूटमेंट होती है, उनकी भर्तियाँ होती है, भर्ती हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मीन्स जॉब एनालिसिस हो गया। अब जॉब एनालिसिस में सारी चीज़ें होगी। जॉब एनालिसिस को जब हम कर रहे हैं तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स आएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो टोटली रिलेट करता है जॉब से, ठीक है, और ये टोटली रिलेट करता है ह्यूमन से। कुछ नहीं समझ में आज क्या कह रहे हो। ये कह रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में वो होगा जिसके अंदर सारी तरह से जॉब की इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी जॉब कैसी है, आपकी जॉब के लोकेशन कैसी है, आपको कहाँ काम करना है, कितने घंटे काम करना है, ये सारी इसमें। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या है कि ह्यूमन के बारे में बताया जाएगा कि कितनी ह्यूमन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी ह्यूमन के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस जॉब के लिए
फिट बैठे। कहते हैं ना कि आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी जैसे कि जो SSC CGL का पेपर पढ़ते हैं ना, SSC CHL जो भी बोलते हैं इसको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर, जैसे कि मैं एग्जांपल है किसी भी टीचर की अपॉइंटमेंट करने के लिए, उसमें ये क्या माना जाता है, किया जाता है कि उसकी M.Com, जैसे हम कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ रहे हैं तो M.Com प्लस में नेट होना चाहिए, है ना, ठीक है। या फिर आप स्कूल के अंदर कर रहे हैं तो B.Ed होनी चाहिए। तो ये जॉब क्राइटेरिया है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये होगा कि टीचर की जॉब कौन सी होगी, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री होगी, कॉमर्स की होगी, क्या होगी। तो ये बताया जाएगा कि आप बड़े बच्चों को पढ़ाओगे, प्राइमरी लेवल को पढ़ाओगे, सेकेंडरी को पढ़ाओगे, या फिर लेक्चरर की मतलब कि कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाओगे। तो ये क्या होता है कि ये जॉब के बारे में होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि ह्यूमन की एबिलिटी के बारे में बात की जाती है। इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो डेफिनेशन दी हुई है, पहले तो डिफाइन द जॉब एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ना है। देखो क्या कर रहा है कि मोस्ट ऑफ मैं इसी पर्सन की डेफिनेशन लेके चलूँगी, तो इसके देखते हैं सब, क्योंकि सबसे आसानी इन्हीं की दी हुई है। या फिर क्या है सी हरलैंड की देख लीजिए। ये कहते हैं कि जॉब एनालिसिस इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीडर होता है। प्रोसीडर क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द वेजेस, मेथड, फिर लास्ट में आ जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि हमारा लास्ट चैप्टर भी ये है और स्टार्टिंग यहीं से होती है जॉब एनालिसिस से, ठीक है। फॉर सिक्योरिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन डिफाइन ए स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये पर्सन क्या कर रहा है कि ए जॉब इज द कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एन असाइन टू एन इंडिविजुअल एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर असाइनमेंट। दैट मीन्स ये जो एक तरह की ऐसी कलेक्शन है, कलेक्शन किस चीज़ की, ड्यूटी हुई, टास्क हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, वे सभी क्या एक ऐसे इंडिविजुअल पर्सन को दिए जाते हैं जिसको ये वर्क परफॉर्म करना है, जिसको ये काम करना है, ठीक है। और ये जो जॉब होती है हर एक जॉब से डिफ्रेंशिएट करती है अपने आप को, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि जॉब टू जॉब क्या डिफरेंस है, क्या क्या उसके अलग अलग क्राइटेरिया। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे ही, अब देखो कॉलेज के अंदर आपके पास HR डिपार्टमेंट होता है ना, HR डिपार्टमेंट होता है ना, जहाँ पर आपको ये होता है कि आप ये कहेंगे कि अपने HR के पास जाइए, है ना। और इसी के साथ अब आप थोड़ा सा और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल होती हैं, प्रिंसिपल के नीचे और भी पर्सन काम करते हैं, उनके नीचे फिर और स्टाफ काम करता है, राइट। जैसे टीचर्स हो गए, टीचर्स के नीचे अब क्या है, मान लीजिए मैंने भी कोई पर्सन ऐसा अपॉइंट कर रखा है जो मेरा काम कर रहा है, पर्सनली मेरा काम कर रहा है, तो वो असिस्ट करना है, ठीक है। सभी की क्या होगी, जॉब का क्राइटेरिया अलग अलग होगा, सभी की जॉब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होगी। अगर वो सेम लेवल पे भी है ना, थोड़ा सा तो डिफरेंशिएट मिलेगा, अगर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेम लेवल के वर्कर्स कहेंगे, है ना। तो जॉब एनालिसिस में यही होता है कि क्राइटेरिया सेट करना होता है, क्या है, प्रोसीजर होता है किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए। कंटेंट आपको समझ में आ गया, जॉब एनालिसिस के अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई है, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, कैसे आप अपनी जॉब के बारे में एनालिसिस करते हैं, चिंतन करते हैं। लाइक डाटा, सबसे पहले दोज एम्प्लॉई हु अल्टीमेट परफॉर्म द जॉब, उनकी सहायता से जो एक्चुअल में आप एट प्रेजेंट क्या है काम कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है दो सुपरवाइजर एंड द फोरमैन हु सुपरवाइज और इंस्पेक्ट द जॉब। कहते हैं कि उन सुपरवाइजर और फोरमैन से, फोरमैन क्या होते हैं, गेट कीपर होते हैं, उनकी हेल्प से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर किसी और पर्सन की ज़रूरत है या नहीं है, किसी और चीज़ के लिए किसी और पर्सन की रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है या नहीं चाहिए, या जॉब क्राइटेरिया भी कई बार ये सेट कर देते हैं इसकी कितनी इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि द एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन भी हमें हेल्प करती है। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि बाहरी दौर कंपटीशन के थ्रू से भी हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाता है कि जॉब एनालिसिस की जो प्रोसेस होती है वो आपको पता होनी चाहिए, जॉब एनालिसिस की प्रोसेस क्या है। देखो जॉब एनालिसिस की प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इसका शेड्यूल क्या है। शेड्यूल दैट समझे कुछ, शेड्यूल का मतलब, शेड्यूल में क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, पर्सन की अपॉइंटमेंट करने के लिए किसी एक स्पेशल पर्सन को इंचार्ज के रूप में अपॉइंट किया जाता है और उससे क्या है सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या की जाती है, असाइन कर दी जाती है। मीन्स कि उसे सौंपा जाता है कि आप क्या है एज ए इंचार्ज ये काम करोगे। उसे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अब क्या है बजट भी तैयार करो कि इतनी कॉस्ट में क्या होना चाहिए, हमारे पर्सन क्या है अपॉइंट हो जानी चाहिए। स्टाफ को अपॉइंट करने का क्या होता है, एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, ठीक है।
ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल फॉर दिस पर्पज शुड बी एस्टेब्लिशमेंट एंड बजट शुड बी एस्टिमेटेड, नॉर्मली इट शुड बी कंडक्टेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 2, 3 and 5 year ऑफ एनी टाइम ऑफ नीड अराइज। जब भी ज़रूरत हो 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद ये ज़रूर किया जाता है। अब इसके थ्रू शेड्यूल तो तैयार कर दे, बट उसे क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैसी चाहिए, फिजिकल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, वो एम्प्लॉय के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जॉब के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और क्वालिटी के बेस के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मीन्स कि कैसे हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, दैट मीन्स 2 टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन होती है कलेक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले एक बात क्या है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब, जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग द जॉब। जो पर्सन उस कंपनी के अंदर जॉब के लिए आ रहा है उसके रिगार्डिंग क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिगार्डिंग जॉब के रिगार्डिंग तो क्या होगी, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है कंपनी की। दैट मीन्स फिजिकल, दैट मीन्स वो कह रहा है कि ऐसे कहीं ऐसा जगह ना हो कि डर्टी प्लेस हो या फिर गंदी जगह हो, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा हो, फिजिकल इन्वायरमेंट है। सोशल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक टीम वर्क की तरह वो बिजनेस के अंदर काम होना चाहिए, उस जॉब के अंदर होना चाहिए। फाइनेंशियल की बात की जाए तो उसे किस तरह से वेजेस मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहा है नहीं मिल रहा, फ्रेश बेनिफिट मिल रहे हैं, दैट मीन्स अलाउंसेस परक्यूजिट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा जो मैंने करवाया था, है ना। और क्वालिटी ऑफ द मीन्स की जॉब होल्डर की इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए कि जॉब होल्डर कैसा है। फिजिकल डिमांड पूछते हैं और इंटेलिजेंसी डिमांड पूछते हैं। फिजिकल डिमांड में दैट मीन्स वो कितने घंटे काम करेगा, है ना। मस्कुलर एनर्जी कितनी है उसकी, कितना वो ट्रैवल कर सकता है, ये होता है उसके पास फिजिकल। मीन्स की उसकी जो शारीरिक जो शक्ति होती है उसके अकॉर्डिंग डिमांड की जाती है। एक इंटेलिजेंसी होती है, दैट मीन्स उसके मेंटली उसका दिमाग किस तरह से शार्प होना चाहिए, उसकी स्किल, उसकी डेवलपमेंट, उसकी नॉलेज, ये सभी चीज़ें क्या है मैटर करते हैं जब हम किसी भी जॉब को, हम जॉब प्रोफाइल को तैयार करते हैं कि हमें इस तरह का पर्सन चाहिए। अब देखो यूपीएससी का पेपर क्रैक करने के लिए क्या क्राइटेरिया मांगा है, ये यूपीएससी जो आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है। यूपीएससी इज द टॉप माना जाता है ना, एग्जाम टॉप माना जाता है ना हमारे इंडिया के अंदर, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है ना ये। तो क्या होता है, ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट वो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, इंटरव्यू में यही होता है ना। दैट्स इट। प्रिपरेशन जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म को क्या करना, प्रिपेयर करना। जॉब के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देखो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, जॉब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, दैट इज नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन। और जब हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो जॉब होल्डर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से डिफाइन किया जाएगा कि उसको कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस जॉब के लिए आना चाहिए। ठीक है, फिर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हाँ ये बना है, ये हमारा एक्चुअल में आने के बाद एनालिसिस बना है कि हमें इस तरह से पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन होता क्या है। देखो यहीं पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है, जॉब डिस्क्रिप्शन इज नेसेसरी बिफोर द एडवर्टाइजिंग द वैकेंट पोस्ट। वैकेंट पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उससे पहले आपको क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, पहली प्रोसेस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने से पहले। क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, एक्सप्लेन द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक जॉब। ये बताता है कि आपकी जॉब के रिगार्डिंग आपकी ड्यूटी क्या बनने वाली है, ये बताता है आपकी जॉब के रिगार्डिंग आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जॉब एनालिसिस का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है। As its title indicate, the document is basically descriptive in the nature and the constitutes a record of the existing and the parent job fact. That means जितने भी फैक्ट हैं जिनके बेस पर क्या है पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है, उनके बेस पे क्या है आपको जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। दैट मीन्स जॉब का क्या टाइटल होगा, ठीक है, शॉर्ट डिफाइन किया जाएगा, सजेस्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा ना कि आपकी जॉब क्या है, ए ग्रुप की है, ग्रुप लेवल बी की है, ग्रुप सी की है, ये आपको प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो जॉब लोकेशन दैट मीन्स आपका लोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट में है या फिर सेक्शन के अंदर है या फिर शॉप के अंदर है, ऑफिस के अंदर है, कहाँ बैठ के आपको काम करना है। फंक्शन क्या रहेगा, मीन्स क्या है कि आपका काम क्या रहेगा, क्लर्क का काम है, मैनेजिंग का काम है या फिर आपका क्या है काउंटर का काम है, वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, जॉब समरी। जॉब समरी के अंदर क्या होगा कि जो नेसेसरी फैक्ट्स होते हैं उनको क्या है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो दैट मीन्स जॉब होल्डर की क्या ड्यूटी है आपके जॉब के रिगार्डिंग, क्लासिफाइड किया जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर आर बी टाइम टेकन इन परफॉर्मिंग द जॉब एंड सब जॉब शुड आल्सो बी मेंटेन्ड। सॉरी यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक है, मीन्स कि आपकी ड्यूटी क्या रहने वाली है उस जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। और क्या कहते हैं कि आप क्या क्या टूल्स आप उसके अंदर यूज़ करोगे, आपका जॉब के साथ रिलेशन क्या है वो अभी आपका क्या है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये सभी क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन में होगा। आपने देखा होगा कभी कभी वो मैनुअल होता है कि हाँ इस जॉब आप जब भी आप कभी आपने फॉर्म फिल भी किया होगा कुछ इस तरह का होता है कि आपका डिपार्टमेंट ये होगा, जॉब टाइटल ये है, सेक्शन ये है, जॉब नंबर आपकी ऐसे है, ग्रेड आपको ऐसे दी होती है, डेट दी होती है, आपका सुपीरियर कौन है, आपके जॉब टाइटल क्या है, ये सारा क्या है आपकी जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन है, सारे के सारे जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर जॉब स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें ये कहते हैं कि कितनी कैपेबिलिटी मीन्स की अनदर इमीडिएट आउटकम ऑफ द जॉब एनालिसिस इज अ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद ना दूसरे नंबर पे जो आता है ना जॉब एनालिसिस का इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन, क्योंकि एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेट करता है मिनिमम एक्सेप्टेबिलिटी ह्यूमन क्वालिटी विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म ए जॉब प्रॉपरली। जॉब को पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए कम से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए। इट स्टेट दैट द इनकम्बेंट शुड पॉसेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, टैलेंट। कई बार कहते हैं ना कि हाँ बीएड के लिए जब वो टीचर की अपॉइंटमेंट होती है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्रूटमेंट निकलते हैं वो कहते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन। एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा होगा कभी आपने, एक तरफ होता है वो क्या होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन होती है। जॉब स्पेसिफिकेशन में ह्यूमन के रिगार्डिंग मीन्स कि उसकी क्वालिटी के रिगार्डिंग उसके अंदर होती है। दैट मीन्स उसकी फिजिकल फीचर्स बारे में बताएंगे कि उसका वेट, हाइट, जैसे पुलिस के अंदर जब भर्ती होती है कहते हैं कि उसकी 152-157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट उसकी इतनी जानी चाहिए, 9 फीट लंबी 9 फीट चौड़ी, ऐसा कुछ होता है ना। साइकोलॉजिकल फीचर की बात की जाए उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई मेंटली डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, नहीं, वो साउंडनेस माइंड का होना चाहिए। पर्सनल फीचर की बात की जाए तो उसका बिहेवियर, उसकी मेंटल एबिलिटी, लीडरशिप, दैट मीन्स किसी को गाइड करना, किसी को लीड करने में उसकी ये देखा जाएगा, है ना। सोशल फीचर, दैट मीन्स आपकी जो विजडम्स है और जो आपका क्या है, आपकी जो सामाजिक तौर से कैसी आपकी गतिविधियां हैं वो क्या है आपकी। मोटिवेटिंग इक्वलिटी देखी जाती है, दैट मीन्स आप बाहर से मोटिवेट होते हैं या फिर इंटरनली मोटिवेट होते हैं। दो तरह के होते हैं ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन, ये आप पूरी तरह से नोट किए जाते हैं। आप ये देखा कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या नहीं है, वो भी क्या है आपका ऑन द स्पॉट चेक कर लिया जाता है। तो ये क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन इस तरह से क्या है इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। तो जो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द जॉब एनालिसिस, व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट ऑफ द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है मैंने बताया, और जॉब एनालिसिस के डिफरेंट कंटेंट क्या होते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं। इनसे इनके ऊपर 4 नंबर पर भी आता है, कई बार ये 15 नंबर में भी आ जाता है। अब सीधा सा लॉजिक आता है, जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन तो कर लिया, हाँ भाई हमने क्या है पर्सन को क्या कर लिया, देख भी लिया, हमने कंपनी के रिगार्डिंग ये भी देख ली कि उनकी उसके अंदर क्या चाहिए था, जॉब की क्राइटेरिया भी देख लिया कि हम चलो हमने सोच भी लिया हमारा इतना होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि उस पर्सन को भर्ती निकाल दी, न्यूज़ दे दी, एडवर्टाइजमेंट दे दी। यहाँ इतने स्टेप तक हमने क्या किया है, पेन नहीं चल रहा, इतने स्टेप तक हमने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट दी। एडवर्टाइजमेंट देने के बाद क्या होगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रिक्रूटमेंट याद रखना है, रिक्रूटर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होती है, प्रोसेस होती है, और सिलेक्शन हमेशा नेगेटिव प्रोसेस होती है। कैसे, देखो अब एडवर्टाइजमेंट निकली है, अब देखो ये कह रही हूँ कि मैं पुलिस की भर्ती निकली है, ठीक है, ये रिक्रूटमेंट है, आती है ना न्यूज़, रिक्रूटमेंट ऑफ द हेड कांस्टेबल या फिर SI ऐसा कुछ आता है। तो वहाँ पर भर्ती जो होती है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होती है, मान लीजिए 1000 पोस्ट पर क्या होनी चाहिए, नियुक्ति होनी है। बट क्या है, पूरा भारत में पूरे भारत के लोग करते हैं ना उस पर। अब 1000 लोगों की भर्ती होनी है, बट करते क्या है, 15 से 30 लाख लोग उसमें फिल कर देते हैं। ये भी मैंने बहुत कम बता दिया, वैसे बहुत ज़्यादा लोग भरते हैं 1000 के लिए। तो ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इतने सारे लोग भर सकते हैं,
है ना। पर सिलेक्शन केवल कितने का होगा, सिलेक्शन केवल 1000 बंदों का ही होगा, तो इसलिए कहते हैं नेगेटिव। ये 15-30 लाख में से केवल हमें 1000 करना है, दैट मीन्स 29,99,000 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उस क्राइटेरिया से हटा देंगे, तो इसलिए सिलेक्शन हमेशा नेगेटिव प्रोसेस होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सीधा पॉइंट पे आते हैं कि जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है। रिक्रूटमेंट प्लानिंग करते हैं, इसके अंदर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा, आपको आपके लेवल का हम करते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपको नेट की भी प्रिपरेशन साथ साथ चलाई जा रही है उन बच्चों के लिए। सो ये मैंने वहाँ से उठाया है एक्चुअली। सो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होगी एक्चुअली, यहाँ इसमें से ना जो मेथड्स आते हैं रिक्रूटमेंट के, बट मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस भी बताना चाहूँगी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाती है, फोरकास्ट ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए कि कितनी पर्सन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, क्या सोर्स रहने वाला है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, मोस्ट ऑफ 4 नंबर में यही क्वेश्चन आता है। 5 स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है, रिक्रूटमेंट मेथड क्या है। फिर रिव्यू करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोग्रामिंग को। सबसे पहली बात रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में अगर बात की जाए तो क्या होती है, दैट मीन्स प्लानिंग, नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग करेंगे सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है। अब मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। प्रिंसिपल ने बोला कि आपको जितनी भी, अगर आपको कोई वर्कर चाहिए तो आप क्या कर दो, मुझे इन्फॉर्म कर दो। तो सारे ने बताया, इसी वाले डिपार्टमेंट ने कहा मुझे 1 पर्सन की जरूरत है, इसने कहा मुझे 2 पर्सन की जरूरत है, इसने कहा मुझे 3 की जरूरत है, इसने कहा मुझे 2 की जरूरत है। तो इन सब का डाटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो क्या है, आइडेंटिफाई द वैकेंसी, वैकेंसी को आइडेंटिफाइड करना। हमने आइडेंटिफाइड कर लिया 1000 पोस्ट थी, और ये कैसे करेंगे हम, जॉब एनालिसिस की हेल्प से। जॉब एनालिसिस अभी हमने किया, जिसके अंदर क्राइटेरिया सेट करेंगे कि इस जॉब के अंदर इतना हमें चाहिए था। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम फोरकास्ट करेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैन पावर प्लानिंग के बेस पर हम क्या करेंगे, कंपनी मेक एस्टिमेट ऑफ राइट काइंड एंड राइट क्वांटिटी ऑफ द मैन पावर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स सही व्यक्ति सही पोस्ट पर अपॉइंट हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। नॉर्मल सी बात है। लाइन मैनेजर होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, मैन स्पेसिफिकेशन होगा, ये सभी क्या चीज़ें डिटरमाइन करेंगे। अभी हमने किया जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, फुल इन्फॉर्मेशन नेचर ऑफ द जॉब, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, हमारे मैन के रिगार्डिंग होती है। ये हो गया। अब बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने फोरकास्टिंग कर ली कि हमारे पास क्या है, इतने पर्सन होने चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट। सोर्सेज क्या है, मीन्स आप कहाँ से करोगे, इंटरनली से करोगे या फिर एक्सटर्नल से करोगे। यहाँ से क्वेश्चन डैम श्योर चांसेस है ज़्यादा, क्योंकि सोर्सेज क्या है, मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं कि सोर्सेज क्या पूछे हुए हैं, सोर्सेज यहाँ से पूछते हैं। इंटरनल का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट, मान लीजिए मेरी जो कंपनी थी, इस कंपनी के अंदर से ही क्या कर लिया इन्होंने, रिक्रूट कर लिया पर्सन को। ठीक है, रिक्रूट कर लिया पर्सन को। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रेजेंट वर्किंग फोर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, प्रेजेंट वर्किंग फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द इंटरनल सोर्सेज। मीन्स कि आपकी इन्वायरमेंट के अंदर जो भी पर्सन अपॉइंट है उन्हीं के अंदर से कर लो। ठीक है, ए गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज वन दैट गिव द परफॉर्मेंस टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टू फिल द वैकेंट पोस्ट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल देती हूँ। अब यहाँ पर एक थी पोस्ट मैनेजर के पोस्ट पे ये काम कर रहा था, एक है सीईओ, ठीक है, एक है डायरेक्टर, ठीक है, एक है यहाँ पर, एक और मान लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट वैकेंट थी, खाली थी। तो ऑन द जो मीन्स की इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि आप अपने फर्म के अंदर से ही क्या कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो। अब ये पोस्ट खाली थी, मैंने सोचा कि चल इसको यहाँ पे 2 पर्सन थे, हर जगह क्या है 2-2 3-3 पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पे 2 पर्सन थे, एक ही यहाँ पर खाली थी ये पोस्ट। जो मेन जो ओनर है उसने देखा कि इस वाली पोस्ट पे ना ये 2 पर्सन है, इन दोनों में से जो अच्छा काम करता है ना मैं इसको यहाँ अपॉइंट कर दूँ, मुझे बाहर से लेके आने की कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने 2 वाले पर्सन को यहाँ अपॉइंट कर दी, बट ये पोस्ट तो खाली होगी। अब इस पोस्ट पे क्या करोगे, सीईओ जो यहाँ पे बैठा है उसको यहाँ अपॉइंट कर दोगे, ये पोस्ट भी खाली होगी। अब यहाँ पर ये वाला पर्सन है तो इसको यहाँ कर देंगे, ऐसे चलता रहेगा। एट द एंड में कोई ना कोई पोस्ट तो खाली होगी ना। तब क्या होगा,
एक और पॉइंट हो जाता है कि कैसे, एक और है मेथड, एक तो ये हो गया ऐसे से, या तो किसी की प्रमोशन कर दो या किसी की डिमोशन कर दो या किसी की ट्रांसफ़र कर दो, दूसरी डिपार्टमेंट में जगह खाली है बट हमारे यहाँ पर क्या है काफ़ी सारे पर्सन है, तो ये होता है किसी और डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को भेज दिया जाता है, तो वो क्या होगा, वो होगा सेटलमेंट करना, ट्रांसफ़र करना। अगर पोस्ट हमारी इंक्रीज़ हो रही है विद सैलरी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखना प्रमोशन का मतलब मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर जब हमने 6 चैप्टर किया था, वो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी और क्या, और हमारी, एक सेकेंड, एक और पॉइंट था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी एंड और हमारा रैंक, जो हमारी रैंक जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स पोस्ट इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये तीनों चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स क्या है, हमारा प्रमोशन है। अगर कोई क्या है, ये तीनों चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दैट मीन्स डिमोशन है। अगर यही तीनों चीज़ सेम लेवल पर है, किसी भी तरह का रैंक चेंज नहीं हो रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी, रैंक भी सेम रहेगा, सैलरी भी सेम रहेगी, बट डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हो, तो दैट मीन्स वो क्या है, ट्रांसफ़र। ये होते हैं इंटरनल सोर्सेज से आप क्या कर रहे हो, रिक्रूटमेंट कर रहे हो। इसका मेन फ़ायदा पता है क्या होता है, मेरिट ये है कि जो एम्प्लॉई है ना इसके अंदर, वो क्या है, मोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ उनको ये पता है कि हाँ कंपनी क्या है, अंदर वाले सोर्सेज से ही क्या कर रही है, रिक्रूट करती है, तो जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे हमारा उतना ही अच्छी तरह से प्रमोशन होगा, है ना। जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना, उनकी जो डेडिकेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन है, दैट मीन्स इनको सिलेक्ट करने, पोस्ट को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारा जो खर्चा आता है ना, वो कॉस्ट क्या है, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, हमारा सबका तो प्रमोशन होना ही है, तो साथ में काम करें तो अच्छा रहेगा। तो इससे क्या है, कंपनी को प्रॉफिट भी होगा, कॉस्ट कम होता, प्रॉफिट नॉर्मल सी बात है, इंक्रीज अप होगा, है ना। ये होता है इंटरनल सोर्सेज से करना। बट बात की जाए एक्सटर्नल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है कि इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट करने के लिए या फिर कोई भी जॉब पोस्ट खाली है ना, अब मैंने 1000 पोस्ट की एग्जांपल लिया है, 1000 पोस्ट खाली है, तो मैं उस 1000 पोस्ट को कहाँ से लूँ, काफ़ी जगह से लेने के तरीके हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास सभी स्टूडेंट्स का बायोडाटा होता है, सभी स्टूडेंट्स का क्या है, रिकॉर्ड होता है कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसके अंदर एबिलिटी है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वैकेंट पोस्ट को कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से ही होती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या मतलब होता है कि अब मैंने आपको बताया ना कि इस वाले डिपार्टमेंट से इस वाले में जाना है, तो एक्सटर्नल, बट क्या है कई बार क्या है, सेम कंपनी होती है बट डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पर अलग अलग कंपनी मान लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गई, दैट्स इट। प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रोफेशनल स्किल वाले पर्सन के नीचे काम करते हैं, जैसे कि सीए के अंडर जो इंटर्नशिप लगती है ना, उसके अंडर काम करते हैं। जब हमारे रिगार्डिंग, हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई जॉब निकलती है तो हमें वहाँ पर कहते हैं जा ये तुम कर लो भाई, होता है ना। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय का, बट कैसे, इस पर्सन के द्वारा जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं ना, वो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और को दे देगा, है ना। इसी तरह से ट्रेड यूनियन, ये सभी क्या है, आपके एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या करने के साधन है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के साधन है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेथड। मेथड क्या होगा, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड, एक थर्ड पार्टी मेथड होता है। देखो डायरेक्ट मेथड क्या कह रहा है कि द मेथड ऑफ द रिक्रूटिंग द एम्प्लॉय इज अडोप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट मोस्ट ऑफ सभी अडोप्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड द कंपनी सेंड इट्स मैनेजर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल, अभी हमने यहाँ पे बात की कि इन इंस्टीट्यूशन से जाकर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, ठीक है। मैंने जो किसी भी तरह का सभी तरह के डाउट है ना कंपनी के, वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो आपको जो चाहिए, जो कंपनी जो बाहरली ऑर्गेनाइजेशन के पास है उसके पास सीधा जाते हो, मिलते हो, बताते हो ये तरह की क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, पर्सन को अपॉइंट करना है, ठीक है। ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करें कि अंडर दिस मेथड द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज शाउट, यूज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज मोस्ट प्रोविलेंट मेथड। एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, एक तो हम पर्सन के पास खुद जाते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिया, देन हमें पता चला, न्यूज़ आती है कि इस टाइम पे ये भर्ती निकली हुई, इस टाइम पे ये भर्ती निकली हुई है, उसके हिसाब से हमें क्या है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। एडवर्टाइजमेंट इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट से कोई भी पर्सन को जब अपॉइंटमेंट की जाती है, वो क्या होती है, पूरी तरह से प्रोसेस होती है, सिलेक्शन होता है, फिर उसके पास क्या होती है,
प्लेसमेंट, इंडक्शन, इंटरनल मोबिलिटी, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। थर्ड पार्टी की बात की जाए तो थर्ड पार्टी के अंदर क्या होता है कि किसी तीसरा व्यक्ति आता है बीच में, वो इंटरमीडिएटरी का काम करता है। जैसे हम कहते हैं ना यूएसए जाना है, वीज़ा बनवाना है, यूएसए का वाला डिपार्टमेंट का है, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है, अरे इधर हम खड़े हैं, हमें इधर जाना है, हम क्या करेंगे, अपने इंडिया वाले पर्सन के साथ लिंक करेंगे, और जिसका लिंक किसके साथ होगा, जिसका लिंक इनके साथ होगा, ये होता है थर्ड पार्टी। अब आपको 3 मेथड मैंने बताए हैं। 3 मेथड कौन कौन से हैं? थर्ड, एक तो होता है डायरेक्ट, जिसके अंदर आप खुद जो कंपनी है और कंपनी के जो कंपनी में होने वाले जो पर्सन, अपॉइंट होने वाले जो पर्सन है, वो सीधा क्या है, डायरेक्ट लिंक करें। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होते हैं कि ये जो कंपनी है, इसने कंपनी ने ऐड दी, ठीक है, ये इसमें भी हो सकता है, टीवी में भी हो सकता है, रेडियो में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे सिस्टम चले हुए हैं, ठीक है, या न्यूज़पेपर, ठीक है। और एक होता है थर्ड पार्टी, जिसके अंदर पार्टी इंक्लूड होती है, मिडल मैन इंक्लूड होते हैं, ठीक है जी। ये होता है मेथड्स। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, यहाँ पर एक तो क्या है कि सोर्सेज है कि इंटरनली होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। एक आ जाता है मेथड। मेथड हमारे पास 3 अभी मैंने आपको डिस्कस की। अब ये जो मेथड है ना, इन्हीं सोर्सेज से आई हैं। कैसे जी? अब थर्ड पार्टी के अंदर कौन कौन इंक्लूड होंगे? थर्ड पार्टी के अंदर पता है क्या होगा, ट्रेड यूनियन होगी, एक संगठन होता है वो। सक्षम योजना के अंदर एक बेस्ट एग्जांपल है, सक्षम योजना के अंदर मोस्ट ऑफ बच्चों ने क्या है, अपने आप को एनरोल किया होगा, है ना। तो उसके हिसाब से जब आप अपना जो SSC.in का पोर्टल खोलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आपकी जॉब की क्राइटेरिया के बेस पर, सॉरी आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर आपकी जॉब क्या है, एज ए सीरीज़ में दिखेगी। आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो, है ना। तो इस तरह से एक एसोसिएशन होती है। आई होप आपको क्या है, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और ये क्या है, रिक्रूटमेंट की जो मेथड्स होते हैं, ये आपको समझ में आ गई। प्रोसेस के अंदर ही मेथड थे। अब मैं आपको बता देती हूँ, प्रोसेस के अंदर ही मेथड से रिक्रूटमेंट के। अब बात करते हैं सिलेक्शन। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैंने आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो मैं ऑलरेडी करवाऊंगी ज़रूर। वो आज हमने कर लिए है। देखो, ये तो आप भी कर ही सकते हैं, ये नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। ग्लोबल और नेशनल इंडस्ट्री और कंपनी लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द स्पेसिफिकेशन, ठीक है जी। इलाबरेट इंटरनल मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट, अभी मैंने करवाया। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अभी हम इसको करेंगे सिलेक्शन बैरियर को। डिमोशन का हमने करवा चुकी हूँ 6 चैप्टर से। अब आते हैं कि ऑन द, ये ट्रेनिंग का अभी हमने करवा दिया। जॉब डिस्क्रिप्शन का मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। ये सॉरी करवाना है अभी मैंने, ठीक है। आ गया समझ में? ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। दैट मीन्स हमारा ट्रेनिंग का चैप्टर अभी इंपॉर्टेंट है, और हमारा ये भी चैप्टर करवा दिया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल 2 चैप्टर और करेंगे, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि ये नेगेटिव प्रोसेस होती है भाई, क्योंकि सिलेक्शन में अब मैंने कहा कि मेरे को 1 लाख लोगों की भर्ती चाहिए, बट भर रहे हैं 30 लाख। 30 लाख में से नॉर्मल सी बात है, हटेंगे तो ज़रूर भाई। अब मुझे 30 लाख की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 30 लाख में कितनी जीरो लगती है, 5 और 1 6 जीरो लगती है, बट 1000 में कितनी जीरो लगती है, 3 जीरो लगती है। तो 3 जीरो तो हटानी पड़ेगी ना, और 3 जीरो में से भी 1000 फिर हटाने पड़ेंगे। समझ गए ना, समझ गए ना। तो ये क्या हो मतलब है कि एक रिक्रूटमेंट का हमारा पॉजिटिव प्रोसेस होती है, सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस होती है। अब सिलेक्शन के अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस है। सीधा प्रोसेस पे पहुंचती हूँ मैं। कहते हैं कि रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, लोगों की रिसिप्ट एप्लीकेशन। जब हम देखो पूरा आपको प्रोसेस पता होगा। देखो अब आपको देखो फॉर्म निकला है, फॉर्म निकला, आपको इन्फॉर्मेशन हुई, आपने क्या किया, एप्लीकेशन को रिसिप्ट किया। देखा कि आपने एप्लीकेशन को क्या किया, देखा एप्लीकेशन को रिसिप्ट किया, रिसीव लिख लो, ठीक है जी। एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपका सिंपली प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू मतलब कि समझ नहीं आया भाई, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है?
ये कह रहा है कि जैसे ही कंपनी ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट निकाली कि जॉब निकल गई, तो सभी क्या करेंगे, उसकी ओर भागेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ है। सबसे पहले जॉब जिसके अंदर क्वालिफिकेशन देखते हैं बच्चे की हम भर सकते हैं नहीं भर सकते, +2 बेस का है, ग्रेजुएशन का है, मास्टर्स का है, ठीक है, ये सभी चेक करते हैं। अगर कोई बच्चे, अब मान लीजिए मैंने मास्टर्स की जॉब को निकालने के लिए, मेरे एक स्कूल है, मैंने वहाँ पे निकाल लिया कि जो भी बच्चा मास्टर्स किया हो, चाहे वो MSc है, MCom है, MBA है, या फिर MA है, MCA है, किसी भी तरह की मास्टर्स है, आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर +2 है, वो तो पहले ही क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, है ना, आउट हो जाएगा ना। तो ये हो जाता है वी डूइंग आउट ऑफ दिस स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि फिर आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा। प्रिलिमिनरी अभी से इंटरव्यू, भाई ये कौन सी भर्ती हो रही है? यस, हर किसी में होती है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इसमें पता है क्या होती है, इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमें क्या है, कई बार एक्सपीरियंस भी माना जाता है। ये कहते हैं ना कि एक बार फॉर्म भर दो, बाद में देखी जाएगी कि ये मांगे या नहीं मांगेंगे, है ना। एक बार भर के तो देख लो, कहते हैं ना कई बार, चल देख के क्या पता तुक्का लग जाए, क्या पता ना मांगे, है ना। तो ये होता है फिर हमारा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। आपकी जो जॉब के रिगार्डिंग है, कंपनी के रिगार्डिंग और हमारे एप्लीकेंट के रिगार्डिंग, ये जो पर्सन है इसके रिगार्डिंग आपको क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो इंडियन ने पूछी है, अकॉर्डिंग टू दिस जॉब इसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फिर क्या है नेगलेक्ट, अब मान लीजिए मैंने क्राइटेरिया रख दिया एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, किसी ने फॉर्म भर रखा है 2.5 साल के साथ साथ भी, क्योंकि इस फॉर्म की कॉपी इस वाले स्टेज में लगनी थी। यहाँ पे थे 5 लाख लोग, ठीक है, यहाँ पे आते आते कितने हो गए, 4,50,000 लोग हो गए। 50,000 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को ऐसी एज्यूम करके माना था। इस स्टेज पे आने के बाद क्या हुआ कि हाँ, इनको प्रॉपरली मैच किया गया कंपनी के अंदर, इन कंप्यूटराइज डाटा के अंदर ये देखा गया कि हाँ, इतने व्यक्तियों का मास्टर्स भी है और साथ में उनका एक्सपीरियंस भी है 3 साल का, ठीक है जी। इतने आने के बाद फिर क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। दैट मीन्स एप्लीकेशन ब्लैंक्स, दैट मीन्स इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, अब आपको इसको क्या करना है, फिल करना है। नेम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट और नंबर ही हो गया, सॉरी, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी जो क्या है एक्सपीरियंस है, उसकी कॉपी लगानी, ये सभी क्या है एप्लीकेशन ब्लैंक के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ये स्टार्टिंग में होते, किसी को भी नहीं पता होता है ऐसे प्रोसेस होती है, ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। जैसे कि अब आपको मैं बताऊं, UGC नेट का एग्जाम निकला हुआ है, कौन कौन बच्चा पढ़ सकता है, जो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में या फिर जिन्होंने मास्टर्स कर लिए, तो ग्रेजुएशन वाले आउट हो गए, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, जॉब तो नहीं है बट एग्जाम फॉर्म फिल किया है ना। एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए क्राइटेरिया मांगा हुआ है कि आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, किस तरह की कंप्यूटर स्किल है, टाइपिंग है, दैट मीन्स ये सभी चीज़ें है उसके अंदर है। अगर कोई बच्चा उनमें नहीं कैपेबल है तो ये इसमें से भी आउट, आगे खर्चा तो करेगी नहीं कंपनी उसके ऊपर, है ना। अब एप्लीकेशन ब्लैंक उसने भर दिया, ठीक है जी। अब ये क्या है, 4,50,000 लोग क्या है कैपेबल हुए इस पोस्ट के लिए, बट हमने तो क्या है 1,000 निकाली थी, छोटा ही एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका रिटर्न टेस्ट होगा। क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। अब रिटर्न टेस्ट तो महाभारत होती है भाई, नॉर्मल सी बात है, इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर काफ़ी तरह के टेस्ट होते हैं, पता है इस बात का। रिटर्न टेस्ट के अंदर आपके पर्सनैलिटी टेस्ट भी होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट दैट मीन्स कि आप किस तरह से सोचते हो, आपका किस तरह से इमेजिनेशन चलता है। क्योंकि UPSC का अगर एग्जांपल दूं या फिर नेट का एग्जांपल दूं, तो क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी इसमें चेक की जाती है कि आप सोच किस तरह से रहे हो। कंपनी के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, आप अपने अंदाजे से सोच रहे हो, किसी और के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट होता है आपका, क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है। इसके ऊपर मापा जाता है, मीन्स कि आपकी स्किल और नॉलेज को देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, UPSC में मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिटिकली कि आपको, जैसे कि एक यहाँ पर ये पूछा गया था, स्पेशली मैंने इंटरव्यू में देखा था कि एक जो क्या है वे चला हुआ है, रास्ता है, इस वाले समाज के लोगों को यहाँ से रैली निकालनी थी, उसी दिन इस वाले समाज को उनको भी यहाँ से रैली निकालनी थी। तो पहले आप किसको क्या दोगे,
प्रेफरेंस होगा कि आप ये निकाले या ये निकाले, और एक दूसरे के बिल्कुल ये क्या है, अपोजिट है। तो ये क्या है, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अचीवमेंट को टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर इंटेलिजेंसी टेस्ट भी होती है। इंटेलिजेंसी टेस्ट रेफर टू मीन्स दैट आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका मैथमेटिकली एप्टीट्यूड टेस्ट भी किया जाता है, इसको आपका इंटरेस्ट भी चेक किया जाता है इन्हीं टेस्ट के अंदर। इस तरह के तभी कहते हैं ना 100 पे क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चनों में ही आपको पूरा ये क्या रिटन टेस्ट इंक्लूड होता है, ठीक है जी। चौथे स्टेप आने के बाद क्या होगा हमारे पास, आपने मान लीजिए टेस्ट भी क्लियर कर दिया, बहुत बढ़िया। 4,50,000 बच्चों में से क्या कर दिया, मान लीजिए आप 3,50,000 बच्चों ने टेस्ट को क्लियर कर दिया, बट हमें तो कितने चाहिए भाई, 1,000 चाहिए। अब इसमें से भी हमारी छटनी होगी। अब देखो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या चल रही है, पहले 5 थे, फिर 4.5 हुए, फिर 4.5, फिर 3.5, नेगेटिव है ना, इसलिए कह रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होगा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मतलब भाई उसका, आप कहते हैं ना कि इंटरव्यू होना बाकी है, इंटरव्यू हुआ 3,50,000 बच्चों का। इंटरव्यू ऐसे भी हो सकता है फेस टू फेस हो, या फिर आपको ये 2 तरह से होता है। एक तो स्टैंडर्ड सेट वाला होता है, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। इसके अंदर आपकी बुक के अंदर कैसे दिया हुआ है, यस आपके पास जब हम जॉब एनालिसिस के अंदर ये भी पॉइंट आया हुआ है कि आपका जो इंटरव्यू है क्वेश्चनरी बेसिस पे है, स्टैंडर्ड बेसिस पे है, या फिर आपकी बुक के अंदर, एक सेकंड मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये बताती हूँ मैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एक होता है स्ट्रक्चरल, इसको छोड़ दो, एक होता है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जो यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है ना इंसान, इसके माइंड में 4 से 5 क्वेश्चन सेट है कि मैं इस पर्सन से, इस व्यक्ति से इंटरव्यू जो देने आ रहा है 3,50,000 बच्चों से, इनसे यही पूछूंगा। स्ट्रक्चर होता है जो इंटरव्यूअर होता है ना, उसके दिमाग में जो सेट होते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, वो ही पूछेगा, ठीक है जी, वो ही पूछेगा। और अनस्ट्रक्चर क्या होता है कि जिस तरह से आप आंसर दोगे, जिस तरह से जो इंटरव्यू ही है, जिसका इंटरव्यू हो रहा है ये बच्चा, इसका जो इंटरव्यू है उसके जो जैसे इसने आंसर दिया, इसी आंसर में से कोई क्वेश्चन फिर निकालेगा, फिर आंसर दिया, फिर इसमें से क्वेश्चन निकालेगा, फिर आंसर दिया, फिर इसमें से क्वेश्चन निकालेगा। दैट मीन्स इट इज अ टोटली अनस्ट्रक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, और स्ट्रक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर, ठीक है। आपका इंटरव्यू हो गया। अब 3,50,000 बच्चों में से मान लीजिए इंटरव्यू में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, अब सिलेक्ट हुए हैं 50,000। ये लो भाई, अभी फिर भी हमें कितनी चाहिए, 1,000। अब 3,50,000 में से 3,00,000 बच्चे तो क्या हुए, बिल्कुल आउट हो गए हैं। अब हमें चाहिए 50,000 में से 1,000 को और निकालना। अब मतलब कि रिफाइनरिंग हो रही है और बेस्ट से बेस्ट पर्सन हमें सेलेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं हमारी रेफरेंस नंबर की, रेफरेंस चेकिंग जिसे हम बोलते हैं, रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक पता है क्या होता है, जब हमारी क्या है पुलिस वेरिफिकेशन होती है ना, जॉब के बाद हमारी क्या है कुछ 4-5 टर्म होती है, या हमारे इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी ना हमारी 3 से 4 प्रोसेस और होती है। रेफरेंस का मतलब होता है कि आपको जो जानता है ना, उन पर्सन का एक ऐसा फॉर्म दे देंगे, उन पर्सन का यहाँ पे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, 3 से 4 व्यक्तियों का ऐसे लिखा जाता है। कारण पता है क्या है कि आपके बारे में इन व्यक्तियों से कांटेक्ट करके पूछेंगे कि हाँ इस व्यक्ति का कैसा स्टेटस है, इन ये कोई या वैसे इसका क्लियर हो गया, या फिर किसी इसके रिगार्डिंग कुछ आप ये व्यक्ति में इसकी गलत तो नहीं है, उसका जो करैक्टर है वो ठीक है या नहीं है। रेफरेंस में यही आएगा, जो उसको जानते होंगे, और जानने वाले कोई आस पड़ोसी वाले नहीं होंगे, जानने वाले पर्सन होंगे, वो होंगे या तो कोई A ग्रेड वाले जॉब वाले होंगे, है ना, या फिर कोई टीचर्स होगा जो बहुत ही A ग्रेड वाली जॉब पे होगा, प्रिंसिपल हुआ जैसे, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं। इनकी हमें क्या चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए होती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल सही कैरेक्टर के साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारी जॉब लगती है तो इस तरह के क्राइटेरिया हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर ये कहीं पे भी अगर एक व्यक्ति ने कहा ना कि ये ठीक नहीं है, वहीं पर आपकी क्या है पोस्टिंग कट हो जाएगी। जितने सारे जो प्रोसेस आपने क्लियर की है वो आपकी धरी की धरी रह जाएगी। उसके बाद आता है रेफरेंस को चेक करने के बाद आपके पास आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। मान लीजिए 50,000 में से 30,000 20,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पैसे देके या फिर किसी का कुछ भी गंदा काम करके उन्होंने आगे बढ़े हुए थे, तो 30,000 बच्चे रह गए।
ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ भाई, फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ। फिजिकल एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ बच्चे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। जो मोस्ट ऑफ क्या है, पुलिस की भर्ती, फौज की भर्ती या फिर किसी भी तरह की क्या है फिजिकल हेल्थ की रिगार्डिंग होती है। वहाँ पर आपका ये जो सिर है और ये जो नीचे पैर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एग्जामिनेशन होता है कि आपका हर पार्ट ओके है या नहीं ओके। इसमें बहुत सारे बच्चे आउट होते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पर 1000 ही बच्चे हमें सेलेक्ट करने थे, नॉर्मल सी बात है 1000 ही निकलेंगे एट द एंड में, है ना। कंपटीशन इतना है, देखो 30,000 में से 1000 निकालना वेरी मोस्ट डिफिकल्ट है, ठीक है। एट द एंड में आपके पास फाइनल डिसीजन आ जाएगा, फाइनल डिसीजन बाय द लाइन मैनेजर। दैट मीन्स जहाँ पर आपको लाइन मैनेजर, दैट मीन्स जहाँ पर आपको एक्चुअल में वर्क करना है, इस पर्सन के पास डिसीजन आ जाएगा। फिर आपकी क्या कर देंगे, प्लेसमेंट कर देंगे। फिर आपकी एक्चुअल में क्या कर देंगे, आपको उस पोस्ट के लिए उस पोस्ट पर बिठा देंगे, लो तुम्हारा ये स्थान है, ठीक है जी। आया समझ में। यहाँ से शुरू होता है फॉर्म एप्लीकेशन से, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से, एप्लीकेशन ब्लैंक, रिटन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, फिजिकल एग्जामिनेशन, फाइनल डिसीजन बाय द डायरेक्ट मैनेजर एंड प्लेसमेंट। आप अपनी बुक के अंदर पढ़ना, सेम टू सेम यही बातें लिखी हुई हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ अलग नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो बैरियर के बारे में, आप बैरियर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बैरियर क्या है कि परसेप्शन करना, मीन्स की दृष्टिकोण क्या रहता है हर एक का। अब देखो किसी का अगर इंटरव्यू का माइंड अगर उसके साथ अच्छा रिलेशन है, मान लीजिए जो ये इंटरव्यू बैठा है इस टेबल के पीछे, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरव्यू बैठे हैं और एक व्यक्ति पर्सन बच्चा आते हैं, उसने देखा कि पहले एंट्री जो इसने बच्चे ने जब एंट्री मारी ना वो अच्छी नहीं थी, सभी ने नोट कर ली पर्सन ने, तो सभी के माइंड में होगा नहीं ये पर्सन नहीं ठीक है, ठीक नहीं है, बट इसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, बट एंट्री गलत मारी तो सबके माइंड में जो दृष्टिकोण था इस बच्चे के प्रति क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, नॉर्मल सी बात है। बट इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी, इतनी एफर्ट्स थे इन्होंने लगाए हुए थे, बट इसके अंदर फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण क्या है, इनके जो इंटरव्यू लेने वाले जो पर्सन है उनके माइंड के अंदर क्या बन गया, एक नेगेटिव इफेक्ट्स बन गया, ठीक है। ये बैरियर होते हैं। या फिर कोई बच्चा, एक ये एक्चुअल में होता है, कभी सोचा ऐसा नहीं होता। एक बच्चा मान लीजिए यहाँ पर आया, इनमें से किसी एक के साथ जिसका कोई अच्छा रिलेशन नहीं था, तो क्या होगा, वो नंबर देगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। फेयरनेस नहीं होती, बायसनेस होती है, पक्षपात तो हमेशा हर जगह होता है, आपको देखने को मिल जाता होगा। वैलिडिटी नहीं होती, रिलायबिलिटी नहीं होती। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक जो इंटरव्यूअर है वो कहीं ना कहीं उसकी आनाकानी कर देता है। दैट्स एग्जाम्पल के तौर पर अब देखो एक व्यक्ति था, इसको इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। ये व्यक्ति क्या है, एक उसी कार में बैठे थे जिस कार के साइड में ये चल रहा था, ठीक है। जब ये कार आ रही थी, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये तीनों इसके अंदर बैठे हैं। अब ये इसने देखा कि इसके जो खिड़की के सामने क्या है, भीख मांगने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उस रोड पे लेते हैं पैसे, तो क्या होता है, वो आया और इसने मना कर दिया कि नहीं मत, मैं नहीं देता। इन तीनों ने देख लिया, तो इनके माइंड में क्या हुआ कि नहीं ये थोड़ा सा रूड स्वभाव का, सोशली इसको नहीं पता कि कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो जब ये जाके वहाँ बैठेगा ना, तो इसने ये देखेंगे कि नहीं ये वही बच्चा है, तो क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट बन गया। तो कहते हैं इनको प्रॉपरली जजमेंट करना वेरी टिपिकल होता है। इसलिए कहते हैं जो पक्षपात के बिना कोई भी काम नहीं होता, फेयरनेस और क्या है बायसनेस हर जगह नज़र आती है। अब आ जाता है हमारे पास 5वां चैप्टर। अभी तक हम क्या है, पूरी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या है, यहाँ तक कर लिया। 6 हमारा हो चुका है। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन की बात की जाए तो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, उस पर्सन को उस जगह पर अपॉइंट करना, राइट। क्या है, उस पर्सन को उस जगह पर के लिए अपॉइंट कर दिया है, जिसके लिए उसे जिसके लिए इतनी सारी प्रोसेस चली हुई थी। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस अभी तक इतनी देर से चली हुई थी, ये क्या है, प्लेसमेंट की टाइम आ जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू जॉब एम्प्लॉय को एडजस्ट करना, एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। प्लेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर असाइन की जाती है एक स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब आपने 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, उनको उनकी जॉब क्या है, उनको देना कि लो तुम्हारी ये जॉब है। एक्चुअल में पोजीशनिंग ऑफ द एम्प्लॉय टू ए स्पेसिफिक जॉब के ऊपर उनकी पोस्टिंग होना, उसे कहेंगे हम प्लेसमेंट। एम्प्लॉय शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब।
जॉब की जैसी रिक्वायरमेंट थी और कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन थी, दोनों को मैच करेंगे, मैच करने के बाद ही उन्हें क्या है स्पेसिफिक जॉब के ऊपर रखा गया है। प्लेसमेंट ऑफ अ राइट पर्सन एट अ राइट जॉब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स इफ द मिस प्लेसमेंट द रिजल्ट इज बहुत गंदा रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या रहेगा, अगर मैंने मान लीजिए अगर किसी पर्सन के अंदर टाइपिंग की बहुत अच्छी स्किल थी, मैंने उसको किसी और डिपार्टमेंट रख दिया और जिसकी टाइपिंग में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है, ना उसको लिखने का ना उसको टाइपिंग आती है, मैंने उसको उठा के कहाँ रख दिया है, अकाउंटिंग की पोस्ट पे रख दिया, जहाँ पर उसको बहुत सारी क्या रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, भाग जाएगा, लो प्रोडक्शन करेगा उसको क्योंकि उसका मन नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि मन नहीं है, क्योंकि जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है प्रोडक्शन तो कम करेगा। एम्प्लॉय नेवर गिव हिज बेस्ट, वो कभी भी अपना बेस्ट नहीं देगा भाई, कारण यही है कि उसकी प्लेसमेंट सही ढंग से नहीं हुई है। मोर लेबर टर्नओवर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, भागने शुरू हो जाएंगे कि छोड़ो ना, इससे अच्छा तो क्या है फ्री माइंड होकर रहना पसंद करेंगे, ये कहते हैं ना। इसी तरह से डिसीज जो मोरल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी एब्सेंटिज्म, नॉर्मल सी बात है। अब देखो अब उनके पास क्या है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल ही नहीं है तो मोरल कम होगा, मोरल कम होगा तो क्या है लेबर जो टर्नओवर क्या हो जाएगी ज़्यादा होगी, मीन्स की लेबर छोड़ के भागनी शुरू हो जाएगी, लेबर छोड़ के भागनी शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है छोड़ के भागनी शुरू हो जाएगी, तो क्या है एम्प्लॉई कंपनी के अंदर प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कम होने के काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंट रहने लग जाएंगे, काफ़ी सारे एक्सीडेंट करने लग जाएंगे, दैट मीन्स लॉसेस करने लग जाएंगे, ध्यान नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं होगा तो लॉसेस तो करेंगे। ठीक है जी, आगे समझ में। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है कि आपको गाइड करना टाइमली टाइम। इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ द फैमिलाइज ए न्यू रिक्रूटमेंट, जब कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में आपकी ये तो हो गया स्पेसिफिक जॉब का बिठा दिया आपको, ये पोस्ट आपकी, ठीक है। अब फर्स्ट डे एक पर्सन आपके साथ साथ घूमता है ना, आपने अब जब अपॉइंटमेंट होगी ना, आपकी जब नौकरी लगेगी, आपको ये देखना कि जब आपकी जब नौकरी लगती है ना, तब आपको प्लेस कर दिया, बट आपको आपकी इन्वायरमेंट से, आपके जो वहाँ पे जो स्टाफ है उनसे मिलवाने का काम कोई एक व्यक्ति करता है जिसको स्पेशल अपॉइंट किया जाता है कि लो ये नया पर्सन है, इसको पूरी कंपनी के साथ क्या करो, फेमरलाइज करो। दैट मीन्स उसको अपने इन्वायरमेंट के बारे में बताओ, ये बताओ कि इसका ये क्या काम है, उसके जो साथी हैं उनके बारे में आपको बताना होगा। तो इंडक्शन का मतलब होता है फेमिलाइज करना है न्यू रिक्रूट को इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके कल्चर के साथ, उसके वर्किंग इन्वायरमेंट के साथ, उसके मैनेजमेंट के साथ, उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ, उसे उस पर्सन को क्या करना, फेमिलाइज करना, उसके साथ उसका तालमेल बिठाना। ठीक है जी, आई होप आपको जॉब क्या है प्लेसमेंट क्या तक का जो चैप्टर है आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इसके अंदर जो डीपली पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी पॉइंट है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी से पॉइंट्स है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो पॉइंट टू पॉइंट मुझे पूछ लेना, अदरवाइज ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो कोई भी दिक्कत रहे तो आप मेरे पास क्या है मेल कर सकते हैं। हमारे कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट्स के रिगार्डिंग एक मेल बनी हुई है, conceptual study point @938@gmail.com है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप मुझे कर सकते हैं या फिर कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग पता है क्या होती है, पर्सन को अपॉइंट कर दिया, जैसे था वैसे ही अपॉइंट कर दिया, बट क्या हुआ उसको, अब उसने देखा कि ये जो जॉब थी और ये जो पर्सन था, इन दोनों के बीच में ना मिसमैच हो रही है, इसके अंदर ना कुछ कमियां हैं इस जॉब के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगी डिपार्टमेंट, क्या करेगा, उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं होता नए पर्सन को ही मिले, ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये न्यू एम्प्लॉय को भी मिलती है और एक ये ओल्ड एम्प्लॉय को भी मिलती है, दोनों पर्सन्स को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन चेंज होने के साथ साथ क्या है आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, सभी के लिए होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक सेकेंड, दिस इज देखो क्या दिखाई दे रहा है, यस। ट्रेनिंग क्या होता है कि एनहांस द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द मोर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्ट करे, दैट मीन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करे, पूरी इंटरेस्ट के साथ काम करे, उसे क्या दे दो, ट्रेनिंग दे दो भाई। अब किसी बच्चे को टाइपिंग करनी नहीं आती, उसकी टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है, तो क्या करोगे आप, उसको पहले ट्रेन करोगे इस तरह से, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे एस होता है ना, इस तरह से करते हो ना, G F ऐसे होता है ना,
इस तरह से हम ट्रेन करेंगे ना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ट्रेनिंग क्या है, एक छोटा सा पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज द बिगेस्ट पार्ट। डेवलपमेंट का तो मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ये तो क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में तो पूरा ग्रोथ होता है ओवरऑल, बट ट्रेनिंग के अंदर होता है कुछ एक पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट रिगार्डिंग टू योर जॉब। अब आपकी जॉब क्या है, टाइपिंग की है, तो इस पर्सन को केवल टाइपिंग की ही नॉलेज देगी, टाइपिंग की ही ट्रेनिंग दे जाएगी। अगर किसी पर्सन की क्या है, कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, तो उसको कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ही क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। किसी पर्सन को क्या है, ड्राइविंग नहीं आती, तो उसे ड्राइविंग ही देंगे। किसी पर्सन को मशीन नहीं चलानी आती, उसे मशीन देंगे। बट ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या होगा, उसको कम्युनिकेशन भी, टाइपिंग भी, मशीनरी भी, हर चीज़ क्या है सिखाई जाएगी। तो कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करनी होती है। ट्रेनिंग इज द मीडियम एंड द शॉर्ट टर्म है, ठीक है। और ये जो यूज़ की जाती है ये स्मॉल लेवल पे की जाती है, दैट मीन्स जो मिडिल लेवल होता है, स्मॉल लेवल होता है। बट लॉन्ग, ये जो डेवलपमेंट है, मैनेजर हुआ, CEO हुआ, ये बड़े लेवल पे काम आते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस क्या है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर। ट्रेनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ट्रेनिंग का टाइम ड्यूरेशन छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और डेवलपमेंट का टाइम ड्यूरेशन बड़ा होता है। ग्रोथ क्या होती है, स्पेसिफिक स्ट्रीम में होती है। ट्रेनिंग के स्पेसिफिक स्ट्रीम क्या बताई मैंने, जैसे टाइपिंग हुई, कम्युनिकेशन हुई, मशीनरी हुई, ये होता है। बट डेवलपमेंट के अंदर बात की जाए तो पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। पर्पस क्या होता है, मीन्स प्रिपेयर ऑफ द पर्सन को ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्यों दी जाती है। ट्रेनिंग में तो स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग दी जाती है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हुआ। बट डेवलपमेंट में क्या हुआ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, दैट्स इट। और कोई वो ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है जी। आगे इतना समझ में। अब हम बात आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसकी यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर हमारी प्रोसेस आती है। ट्रेनिंग के अंदर प्रोसेस की बात की जाए तो ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले क्या आता है, ट्रेनिंग के सबसे पहले आती है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। देखो क्या कहते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। देखो जब भी हम क्या करते हैं, कभी भी कोई सिस्टम शुरू करते हैं तो पहले हम चेकआउट करते हैं ना कि इसकी ज़रूरत है या नहीं, है ना। कैसे पता चलेगा, अब जो कंपनी ने उसको काम दिया था, कंपनी ने मान लीजिए उसको बोला था कि 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर तुम्हारे 3 लाख शब्द लिखे होने चाहिए टाइपिंग के अंदर, ठीक है। बट उसके 3 लाख की बजाय उसके 2 लाख ही वर्ड लिखे गए, ये कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, बट एग्जाम्पल है, ठीक है, आप एग्जाम्पल लेके चलो। स्टैंडर्ड क्या था, 3 लाख का, एक्चुअल क्या है, 2 लाख का। इन दोनों के बीच में जो गैप हुआ, वो गैप डिसाइड करेगा कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अब गैप देखो कितना ज़्यादा है, ट्रेनिंग की नॉर्मल सी बात है, ट्रेनिंग की तो ज़रूरत पड़नी है। तो इस गैप को कम करने के लिए हमें क्या है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो नीड क्रिएट हो गई है, स्पेसिफिक किसके रिगार्डिंग, टाइपिंग के रिगार्डिंग। तो हम इसको डिटरमाइन करेंगे नीड क्या है हमारी ट्रेनिंग का। उसके बाद हमारे पास क्या जाता है, इसके अंदर ना आपके 3 पॉइंट्स और है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है, ऑपरेशनल एनालिसिस है और इंडिविजुअल एनालिसिस है। ये क्या कह रहा है कि जो ऑपरेशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल एक सेकेंड पेज बार बार उड़ रहे हैं, बास्केट इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। यस, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज है ना, देखो जो कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज है ना, उनका पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, ठीक है। रिसोर्सेज दैट मीन्स मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मैनेजमेंट, इनको प्रॉपर चेक करना कि स्किल, कल्चर एंड कस्टम सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीज़ है या नहीं। अगर इन्हीं चीज़ की रिसोर्सेज की कमी रहेगी तो क्या किसी चीज़ की प्रॉपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने टाइपिंग का डाटा तो कह दिया कि टाइपिंग के लिए होना चाहिए, बट कीबोर्ड ही नहीं है, मॉनिटर है, डाटा जो आपने प्रिंट करना है वो है, बट आपके पास क्या है, मॉनिटर नहीं है।
सॉरी मॉनिटर नहीं, कीबोर्ड नहीं है, तो क्या आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। तो प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल की बात की जाए तो ये कहता है कि एम्प्लॉय डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ द ट्रेनिंग इज नीड बाय द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर लेवल ऑफ द वर्किंग परफॉर्मेंस। मीन्स कि आपकी जॉब की बारे में बात की जाए, मीन्स कि स्किल और नॉलेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक जॉब। कितनी आपके पास स्किल है, एम्प्लॉय के पास कितनी स्किल है, ये तो हो गया। जब हम बात की जाती है ना रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज आएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के अंदर। ऑपरेशनल एनालिसिस क्या होती है? जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशनल के अंदर कौन आएगा? ऑपरेशनल के अंदर आएगी ह्यूमन की स्किल और नॉलेज। ठीक है। इंडिविजुअल की बात की जाए तो इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस आती है। ठीक है जी। जब आप इसको पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या समझा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है ना। तो पहले आप थोड़ा सा, मैंने इसको ओवरव्यू वीडियो इसलिए बनाई कि आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि इन चैप्टरों में ये है इंपॉर्टेंट, ये है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? इस्टेब्लिशमेंट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फिर हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। अब ये कहोगे कि ऑब्जेक्टिव किस चीज़ का सेट करना है भाई? ऑब्जेक्टिव आपको इस चीज़ का सेट करना है कि आपको उसको एजुकेट करना है। अब हमारा तो एग्जाम्पल स्किल का था, टाइपिंग स्किल का था। अब एक इसको मैं लिख लेती हूँ, ऑब्जेक्टिव एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव, या फिर इस्टेब्लिशमेंट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ट्रेनिंग देने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इस गैप को रिड्यूस करना, इस गैप को कम करना। जितना हो सके उतना हम क्या करें? कम करें। कम कैसे करेंगे? कि उसके जो स्किल है, उसकी जो एजुकेशन है, उसकी नॉलेज है, उसका एटीट्यूड है, उसके अंदर क्या है? इम्प्रूवमेंट करें। नॉर्मल सी बात है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेट कर लिया कि हमारा गोल क्या है। मान लीजिए मेरा गोल ये है कि उसकी स्किल के अंदर और उसके नॉलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। मान लीजिए 100 व्यक्तियों के अंदर तो ये चीज़ लेके आनी है। 100 व्यक्तियों के अंदर मुझे लाना है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, उनके अंदर ये स्किल तो है बट उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल कौन सी थी भाई? कोई मुझे बता सकता है? एटीट्यूड चेंज करना है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल को चेंज करना है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फेस एनी सिचुएशन, किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस कर सकते हैं जो। ठीक है, उनके बारे में बात की गई है। तो ये चेकआउट करेंगे। ये हमने सब ऑब्जेक्टिव रख लिए। ऑब्जेक्टिव रखने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करें। मेथड बहुत सारे हैं भाई ट्रेनिंग के। मेथड हमारे बहुत सारे हैं ट्रेनिंग के, उनमें से कोई भी एक मेथड आपको सिलेक्ट करना है। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से मेथड है। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, मेथड को सिलेक्ट करना। फोर्थ पॉइंट इज दैट आइडेंटिफाई द ट्रेनर। अब आपने मेथड सेलेक्ट तो कर लिया। अब देखो एग्जांपल मैं बोलूँ कि पायलट को क्या देनी है? मुझे ट्रेनिंग देनी है। पायलट को ट्रेनिंग वेस्टिब्यूल मेथड से दी जाती है। दैट मीन्स एक ऐसा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाता है। आर्टिफिशियल मेथड जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर नकली का एरोप्लेन होता है, नकली की जो क्या होती है स्लाइड होती है, एक तरह से गेम टाइप में होते हैं, उन्हें वहाँ ट्रेन किया जाता है। अगर शुरू में ही उन्हें असली का प्लेन दे दे और वहाँ पर उसमें बैठे हो पैसेंजर, तो कहीं पे बिड़ा दिया, ठुकरा दिया, लैंड नहीं करना आया, तो सारे पर्सन की क्या हो जाएगी? समझ रहे हो ना। तो हमें मेथड को सिलेक्ट करना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। आइडेंटिफाइड द ट्रेनर। ट्रेनर मीन्स कि एक एक्सपर्ट पर्सन ही क्या होना चाहिए? आपका ट्रेनर होना चाहिए। एक स्किल बेस्ड, एक जिसको ओवरऑल जो नॉलेज है उसे वही पर्सन क्या बन सकता है? ट्रेनर बन सकता है। फिर आ जाता है इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्रामिंग। इम्प्लीमेंट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको जो आपका मैनेजर है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, उन्होंने मीटिंग की होगी डिफरेंट सुपरविजन के अकॉर्डिंग। टाइम और प्लेस सेट क्या होगा? उसको जो आपने ट्रेनिंग किया है उसको फिर अपॉइंट करना। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आप इनके मेथड्स थोड़ा सा पहले बता दो। देखो जी, मेथड्स यहाँ पे ऑन द जॉब आते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जब आप क्या है
जॉब के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, रियल इन्वायरमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो, रियल वर्किंग इन्वायरमेंट होता है। इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहली बात, एम्प्लॉय को हायर किया जाता है और एक्चुअल सिचुएशन क्रिएट की जाती है, एक्चुअल एंड रियल इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं, ऑन द जॉब, जिसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। और क्या होते हैं, जो भी सिचुएशन होती है वो भी रियल होती है, जो भी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ेगी वो भी रियल होगी, ठीक है। बट ऑफ द जॉब के अंदर क्या होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होगी, आर्टिफिशियल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोचिंग, ठीक है, जॉब रोटेशन, और क्या हो सकता है, अप्रेंटिसशिप, और क्या हो सकता है हमारे पास, पहले इनका एग्जांपल है कोचिंग। जैसे कि अब मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, कंप्यूटर में आर्टिफिशियल तो होगा नहीं। अब वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप टैली सीखने जाते हो या फिर किसी भी तरह का बेसिक सीखने जाते हो तो वहाँ पे आपको साथ साथ करने के लिए बोलते हैं, लाओ तुम भी करो, ऐसे कहते हैं ना। और जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि एक पर्सन, अब देखो आज एक पर्सन एक मैनेजर की पोस्ट पर है, एक CEO की पोस्ट पर है, और एक हमारे पास है डायरेक्टर की पोस्ट पर, ठीक है जी। इन तीनों को ये बोला गया है कि इस पर्सन को, इस वाले एक पर्सन को, कि आपको 10 दिन इसके ऊपर काम करना है मैनेजर की पोस्ट पर, अगले 10 दिन इसके ऊपर काम करना है, अगले 10 दिन आपको डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करना है। जॉब का रोटेशन हो रहा है, हर 10 दिन के अंदर क्या कर रहा है, वो अपनी जॉब को चेंज कर रहा है, जिससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बट कन्फ्यूजन काफ़ी सारी क्रिएट हो सकती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा कई बार तो, कि क्या लगा रखा है, कभी 10 दिन इसमें, कभी 10 दिन इसमें, 10 दिन इसमें। बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब जिसको दी जाती है, जिसमें मतलब स्टार्टिंग में जो सेटअप किया जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि उसे जॉब चेंजेस की जाती हैं, ऐसे रोटेशन की जाती है, ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है ऐसी, ठीक है। ये होता है जॉब रोटेशन करना। अप्रेंटिसशिप आपने देखा होगा, जैसे कि जो कंप्यूटर स्किल बेस्ड पर्सन होते हैं या फिर कोई भी पर्सन होते हैं जो स्टेनोग्राफी का कोर्स करते हैं, उनकी अप्रेंटिसशिप लगती है, 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी एक्चुअल में प्रैक्टिस की जाती है, एक्चुअल इन्वायरमेंट में की जाती है। बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाले क्या होते हैं, उनको एक्चुअल में नहीं होते, उन्हें क्या किया जाता है, लेक्चर दिया जाता है। लेक्चर में अंदर क्या होता है कि एक पर्सन आएगा, बोल के चला जाएगा, बट आपको सुनना है, बस चल जाए, हो गया काम। दैट मीन्स 1 वे कम्युनिकेशन होते हैं। क्या होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। एक होता है रोल प्ले, रोल प्लेइंग का पॉइंट होता है, मीन्स आपको जैसे कहते बच्चों को कहते हैं ना कि हाँ आपको गांधी जी का क्या करना है, गांधी जी का रोल प्ले कराना है, और उसमें आपको कैरेक्टर दे दिया जाएगा, आपको एज इट इज़ याद करने के लिए दे देंगे, बट आपको कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ बच्चों को क्या होता है कई बार पता नहीं होता हम क्या कर क्या रहे हैं, है ना। तो रोल प्ले करके आप क्या चीज़ को करवाते हो ऑफ द जॉब, मीन्स कि आपको एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है सेंसिटिव ट्रेनिंग। ये टाइप्स होते हैं, मैंने आपके लिए ये जब आप और बड़े हो जाओगे ना, आप सभी को पता चल जाएगा सेंसिटिव ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। कि ऐसे, ये आपकी बुक के अंदर नहीं दी हुई है, बट आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको दिया हुआ, तो छोटा सा दिया होगा। ऐसे पर्सन है, ग्रुप में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके क्या कर रहे हैं, वो स्किल को इंक्रीज अप कर रहे हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का बेनिफिट पता है क्या होता है, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी कि ये देख, ये व्यक्ति इस तरह से मुझसे बोला है, ये व्यक्ति मुझे इस तरह से बोला है, ये व्यक्ति मुझे इस तरह से बोला है, समझ में आए। और इनके बारे में पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को बोलने का तरीका क्या है, दैट मीन्स वो बिहेवियर का पता चल जाता है ना। और एक मैंने बताया था विस्टिबल, ये मेथड्स आपको आगे देखने को मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो थोड़ा सा मिलेगा। ये विस्टिबल ट्रेनिंग का मैंने बताया, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, पायलट्स को हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। पायलट्स को क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, ये वाला मेथड है। आई होप आपको भी ऑफ द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसको हम इम्प्लाइड करेंगे, प्रोग्राम को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, जो इतनी भी हमने ट्रेनिंग दी है ट्रेनर के थ्रू, मेथड हमने कोई भी अडोप्ट कर लिया, अब उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लाइड करेंगे। इम्प्लाइड करने के बाद हम देखेंगे कि जिस कारण से हमने, जहाँ पर ये देखा है कि जहाँ पर जिस कारण से हमने ट्रेनिंग की नीड क्रिएट हुई थी, क्या वो ट्रेनिंग की नीड जो है फुलफिल हुई या नहीं हुई। अब ये कैसे पता चलेगा, इवैल्यूएशन से भाई, नॉर्मल सी बात है, इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम।
ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट करके पता चलेगा कि जो एक्चुअल, अब दोबारा से टेस्ट लेंगे कि उसका जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था, जो एक्चुअल में क्या वो हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ दोबारा से फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, अगर हो गया तो ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है फीडबैक। बहुत ईजी से पॉइंट, आई होप आपको क्या है समझ में आ रहे होंगे। या फिर पहले क्या होता था कि इसको पढ़ के ऐसे होगा कि हाँ क्या कितना मुश्किल सब्जेक्ट है। समझ में आया। ट्रेनिंग की नीड को देखना, फिर उसको ऑब्जेक्टिव को सेट करना, फिर उसके सही ढंग से मेथड को सिलेक्ट करना, आइडेंटिफाइड करना ट्रेनर को, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम करना, इसकी एक्चुअल में उसे परफॉर्म करना कि उसने जितना हमने सिखाया क्या उसने एक्चुअल में रिसीव किया है या नहीं किया। फिर उसको इवेलुएट करना, स्टैंडर्ड को देखना कि जो जिस पर्पज़ से हमारी नीड क्रिएट हुई थी वो पर्पज़ अब हमारा जो गोल है वो क्या है, पूरा हुआ है नहीं हुआ। अगर हुआ है तो गुड, अदरवाइज नहीं हुआ तो फिर से शुरू हो जाओ भाई। ठीक है, आ गया समझ में ट्रेनिंग के बारे में। अब ट्रेनिंग के अंदर आपकी बुक के अंदर यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो भी मैंने आपको समझाया है। बट यहाँ पर क्लासिफिकेशन की हुई है ट्रेनिंग मेथड्स की। ट्रेनिंग मेथड्स हमारे दो तरह से होते हैं, इन पॉइंट ऑफ व्यू द वर्कर और इन पॉइंट ऑफ द मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव। बुक से करवाऊंगी, कोई और से नहीं। देखिए सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग लिखा हुआ है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ गया होगा समझ में क्या होता है। इसमें सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है बढ़ता है वर्कर्स का। ठीक है, और क्या है कि वर्किंग रियल इन्वायरमेंट होता है, जितना काम करते हैं वो अपने सामने देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ का खुद करके देखते हैं। विजिबल ट्रेनिंग क्या होता है, विजिबल ट्रेनिंग क्या होता है कि स्पेशल एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ट्रेन वर्कर्स के लिए होते हैं। अंडर दिस मेथड द ट्रेनिंग इज इम्पार्टिंग इन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कॉल्ड, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट किया जाता है। स्पेशल इन्वायरमेंट आपके लिए, एक्सपीरियंस स्किल ट्रेनर अपॉइंट किया जाएगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट ऐसा ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, एंड मशीन और इक्विपमेंट सभी तरह के वहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऐसा इन्वायरमेंट जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम आपने कभी वो देखा है जैसे वो आँखों पे लगा देते हैं, गेम का वो खेलने का होता है ना, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, वो गेम खेलने के लिए हम आँखों पे इतना बड़ा वो बोनट सा लगाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि हम ही मार रहे हैं उनको। वो क्या होता है कि ये इसी तरह की ट्रेनिंग होती है, लड़ने की ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेनिंग भी क्या की जाती है, वर्कर्स को दी जाती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मैंने अभी बताया आपको। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, जैसे जो 1 साल की जो ट्रेनिंग दी जाती है, मोस्ट ऑफ क्या है 1 साल या फिर 2 साल के अंदर ही उन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट किया जाता है, जिनके रिगार्डिंग उनकी लगाई जाती है। मान लीजिए मैंने क्या है कंप्यूटर कोर्सेज का एग्जांपल दिया था, कंप्यूटर कोर्सेज के रिगार्डिंग भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि नैर महकमे के अंदर ये क्या है अप्रेंटिसशिप लगती है, या फिर आपको कॉलेजेस के अंदर भी लगती है ये अप्रेंटिसशिप, कि आप कॉलेज के अंदर ये क्या है डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, किसी भी तरह का नोटिस इशू कर रहे हो, ये वहाँ लगती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग बाय द एक्सपीरियंस वर्कमैन। एक्सपीरियंस वर्कमैन के अंडर आपको काम करना पड़ता है। फिर सुपरवाइजर, जब भी कोई आप ना मैनुअल खुद जाते हो ना और वहाँ एक्चुअल रियल एनवायरनमेंट में काम करोगे, वो सभी क्या होंगे, हमारे ऑन द जॉब होंगे। सुपरवाइजर के अंदर काम कर रहे हो, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर काम कर रहे हो, ये सभी क्या है हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड फॉर द मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव। मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो बड़े लेवल के होते हैं, उनके लिए क्या होगा भाई, अब उनके ऐसे थोड़ी ना कहेंगे जाओ 1 साल आप किसी सुपरवाइजर के अंदर काम करो, ये करो, नहीं। उनको क्या किया जाएगा, उनको क्या है थोड़े से बड़े लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़े लेवल की मीन्स, बड़े लेवल मतलब समझ नहीं आया भाई क्या कह रहे हो, मीन्स कि उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। अब मैंने आपको बताया जो मैनेजर CEO मैंने डायरेक्टर का एग्जाम्पल दिया था, ये क्या था, जॉब रोटेशन था ना। जॉब रोटेशन बड़े लेवल के लिए होता है। जॉब रोटेशन कमेटी क्या है, बड़े लेवल के लिए होता है। जो मैनेजर होता है गिविंग द ट्रेनिंग ऑफ द डिफरेंट जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये सभी बातें बार बार रिपीट हो रही है, मैं अपना खुद आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही। ठीक है, असिस्टेंस और टू पोजीशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। असिस्टेंस टू पोजीशन का मतलब क्या है, आपके अंडर एक पर्सन को जैसे रख लिया जाता है ना, बट आपको इन एब्सेंस में, इन एब्सेंस में क्या करेगा, वो आपके काम कर सकते हैं। मीन्स अंडर दिस मेथड द ट्रेनी इज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट टू द सीनियर मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। सीनियर मैनेजर के डिपार्टमेंट के अंदर एक ट्रेनिंग को रख लिया जाता है, जैसे कि ना एज ए हेल्पर, जैसे मुझे बोला गया था आप एज ए हेल्पर, आपके ऊपर वर्क बर्डन बढ़ रहा है तो आप क्या है हेल्पर रख सकते हैं। तो मेरे अंडर जो काम करने वाला पर्सन क्या होगा, ट्रेन अपॉइंट क्या हुआ, इन केस मुझे कोई काम है, अर्जेंट काम है, तो मेरे एब्सेंस में वो पर्सन क्या है मेरी जॉब को परफॉर्म कर सकता है।
ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ही असिस्ट इन द नॉर्मल वर्क ऑफ द मैनेजर अंडर दिस प्लान, हाउएवर द मैनेजर गो आउट, बाहर गया है, फिर किसी भी तरह का काम पड़ गया, लीव ली हुई है, द ट्रेनी कैन वर्क इन हिज प्लेस, ट्रेनी उस जगह पर काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमेटी एंड जूनियर बोर्ड। ये भी एक तरह का ऐसे ही बोर्ड है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ग्रुप बना दिए जाते हैं। ठीक है, ये आगे पर्सन, ठीक है, ये एक कमेटी है, ये एक प्रॉब्लम देंगे और सभी के सभी इनके ऊपर क्या देंगे, सजेशन देंगे। इनके ऊपर कोई, इन पर्सन्स के ऊपर क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इन्हीं का क्या मानो, इन्हीं के जो सजेशन दिया वही मानो, बट हाँ इनके द्वारा दिए गए सजेशन को क्या कर सकते हैं, वो मॉडिफाइड कर सकते हैं, मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, उन्हें अपनी कंपनी के अंदर मतलब अडोप्ट कर सकते हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया। इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड क्या होता है कि एक बास्केट के अंदर क्या कर देंगे, एक बास्केट के अंदर क्या है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम की चिट रख देंगे। ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम की चिट रख देंगे। उन प्रॉब्लम की चिट को फिर क्या है, पर्सन को बुलाया जाएगा और उन पर्सन को बुलाने के बाद क्या होगा, देखो जैसे हमने क्या है यहाँ पे किया था, अब मान लीजिए मैंने एक बास्केट बनाई, सॉरी बास्केट के अंदर काफ़ी सारी क्या है प्रॉब्लम मैंने इकट्ठी कर दी, चिट मैंने रख दी, मैंने 10 पर्सन को बुलाया। ठीक है, और 10 पर्सन को बोला कि इनमें से चिट निकालो, ये ट्रेनिंग देने का मेथड है मैनेजर्स को। ठीक है, इनमें से चिट निकालो और जो प्रॉब्लम तुम्हारे पास आए वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और प्रॉब्लम की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है उनके साथ डिस्कस की जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके साथ डिस्कस की जाएगी। वो क्या होता है, बास्केट ट्रेनिंग मेथड। क्योंकि जैसे जैसे वो क्या है उस मेथड, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनके जो सोचने के तरीके, उनकी एबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट मेथड होता है कि प्रॉपर एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, आपको एक सिचुएशन दे दी, आपको एक स्पेशल कंपनी के अंदर ही, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कंपनी में बाय द चांस चलो थेफ्ट का ही क्रिएट कर दें, कोई आ गया कंपनी के अंदर चोरी करके जा रहा है, तो आप उसके रिगार्डिंग कैसे काम करोगे, नॉर्मल सी बात है, आप उसको या तो पकड़ोगे या पुलिस को फ़ोन करोगे, किसी भी तरह की कुछ काम करोगे। तो ये भी एक ट्रेनिंग का पॉइंट है कि ऑन द स्पॉट आपकी क्या रिएक्शन रहने वाली है। इंसिडेंट क्रिएट किया जाएगा, केस किए जा मतलब ऑटोमेटिकली जो केस क्या क्रिएट किए जाते हैं। रोल प्लेइंग बता दिया था मैंने अभी, रोल प्लेइंग की। बिजनेस गेमिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको एक तरह से गेम दे दिया जाएगा, एक तरह से क्या है, आपको एक सिचुएशन के अंदर ही आपको गेम प्ले करना होगा, गेम के अंदर आपको क्या है पूरी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा केस स्टडी मेथड, आप जैसे CBI ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए केस दिए जाते हैं जो पिछले ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप होते तो क्या करते आप, ऐसा होता है ना कि जैसे कि जो ये CID देखा है आपने, है ना, उसके अंदर ये कहते हैं कि अगर आप होते तो आप इस जगह आप क्या करते। इन 10 पर्सन से पूछा जाता है, फिर कोई भी पर्सन अगर आपने अपॉइंट किया हुआ है उनसे क्या किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि अगर आप होते आप क्या करते उसकी जगह, है ना। तो ये चीज़ें केस स्टडी के अंदर होती हैं। ये जो मेथड थे, कुछ एक मेथड थे हमारे ट्रेनिंग के, ट्रेडिशनल थे और हमारे, बट क्वेश्चन जो क्या है आपका एग्जाम के अंदर क्या आया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड को बताना है, राइट द मेरिट एंड द डीमेरिट ऑफ द ट्रेनिंग मेथड, ट्रेनिंग मेथड को डिस्कस करना है। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो 4 क्वेश्चन है कंप्लीट अप हो गए हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन हो गए हैं। मोस्ट ऑफ क्या पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया, बट मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी चैप्टर करवाने वाली हूँ अभी, और क्योंकि ये वाला चैप्टर नंबर 6 मैंने करवा चुकी हूँ। तो क्या है ऑप्शन के अंदर, ये जो 4 नंबर में ये वाला चैप्टर हो गया, इवैल्यूएशन वाला पॉइंट है। ठीक है, प्लानिंग वाला पॉइंट है, ये सेकंड चैप्टर में से लास्ट चैप्टर हम की ओर बढ़ते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि जब आप किसी पर्सन को क्या करते हो, मापते हो, उसके द्वारा की गई गतिविधियों को देखते हो कि हाँ उसने ठीक किया है या नहीं किया है ना, ठीक किया है नहीं किया। अगर ठीक किया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर से क्या किया जाएगा, उसे फिर दे देंगे भाई ट्रेनिंग, है ना। तो मीन्स की परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि डिनोट बाय वेरियस टर्म
by expert in the field of the management. Performance appraisal is a commonly known as the performance evaluation. उनकी जो वर्कर्स है उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है. दैट मीन्स उनके द्वारा किए गए काम को देखा जाता है, एम्प्लॉई को इवेल्युएट किया जाता है, उनके पर्सनली रिव्यू को चेक किया जाता है, प्रोग्रेसिव इवेल्युएशन किया जाता है, मीन्स कि कितना उनके अंदर चेंजेस आया है, मेरिट देखी जाती है. ठीक है. आपके जो क्वेश्चन पेपर है, एक सेकेंड में आपको एक और इसके अंदर बहुत ही अच्छी पॉइंट बताने वाले हूँ कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है एक तरह की क्या होती है, वर्कर्स की वीकनेस और वर्कर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए की जाती है. क्योंकि परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपके द्वारा की गई गतिविधियाँ, अप्रेजल का मतलब होता है चेकआउट करना, पोटेंशियल का होता है आइडेंटिफाइड द हिडन टैलेंट. दैट मीन्स जो आपके अंदर छिपा होता है. कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कई उन बच्चों के अंदर क्या है, ड्राइंग का टैलेंट बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर सिंगिंग का टैलेंट बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर डांसिंग का टैलेंट बहुत अच्छा होता है. उन हिडन टैलेंट को क्या करना, निकालना. पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब ये होता है. बट इनके अंदर भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं. यहाँ पर आई होप आपके मेथड्स ही आए हुए हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के हैं. यस, डिफरेंट मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल. हम सीधा मेथड पे पहुँचते हैं. सबसे पहली बात, मॉडर्न मेथड होते हैं और ट्रेडिशनल मेथड होते हैं. मोस्ट ऑफ बच्चे इन्हीं के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा में आएगा, ये कौन से में आएंगे. सबसे पहली बात, हम रैंकिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, रैंकिंग मेथड क्या होता है. रैंकिंग मेथड क्या होता है, जैसे कि अब मैंने, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है. सबसे पहले आप देखो, रैंकिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए अब जैसे मेरी क्लास के अंदर 300 बच्चे हैं, 300 बच्चों के अंदर मुझे रैंक करना है. अब 300 स्टूडेंट है, स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल सी बात है. 5-10 होते तो मैं इजीली फटाफट बता देती कि इसके अंदर ये खूबी है, इसके अंदर ये खूबी है, इसके अंदर ये टैलेंट है, इसके अंदर ये टैलेंट है. बट 300 बच्चों का मापना वेरी वेरी टिपिकल है. देखो, रैंकिंग के अंदर क्या होता है कि रैंकिंग तब तक चलती रहेगी जब तक एक बच्चे से शुरू हुए ना 300 बच्चे तक नहीं पहुंचते. दैट मीन्स 1 से लेकर 300 रैंक तक जाएगी. क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट है, अभी जो स्ट्रेंथ है वो 300 बच्चों की है जो भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ. ठीक है, वो क्या है, 300 बच्चों तक की रैंक जाएगी. अब 300 बच्चों को रैंक देना काफ़ी दिन लग जाएंगे, है ना. उनकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करना काफ़ी दिन लग जाएंगे. ये तो होगी डीमेरिट कि टाइम ड्यूरेशन काफ़ी टाइम लगेगा. बट अकॉर्डिंग टू योर क्या है, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, उन पर्सन की जॉब की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग. देखो उनके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अंडर दिस मेथड एम्प्लॉई आर असाइन्ड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब परफॉर्मेंस. उनके द्वारा किए गए गतिविधियों को, उनके द्वारा की गई जॉब की परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें क्या किया जाएगा, उसके उन्हें रैंक दी जाएगी. इट कंसिडर द एम्प्लॉई एंड हिज परफॉर्मेंस एज अ होल एंड असाइन हिम द सुटेबल रैंक. जैसे जैसे रैंक दी जाएगी उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से दी जाएगी. द एम्प्लॉई आर अप्रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम फैक्टर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेट. ये कह रहे हैं कि सभी को सेम फैक्टर पे ट्रीटमेंट दी जाएगी. ये नहीं है कि इस बच्चे के लिए कुछ और फैक्टर रखा, इस बच्चे के लिए कुछ और फैक्टर रखा, जिसको 300 रैंक मिली. दैट मीन्स देखिए, मैंने बोला कि टेस्ट के बेसिस पे आपको मैं रैंक दूंगी और क्या है, आपके फिजिकल परफॉर्मेंस के बेस पे मैं टेस्ट दूंगी. तो सभी को इन्हीं के बेस पे टेस्ट रैंक मिलेगी. जिनके टेस्ट में 10 में से 10 नंबर आए हैं उनको एक रैंक मिल जाएगी. जिनके रैंक में क्या है 10 में से 9.8 9.9 ऐसे रैंक आई है, फटाफट गई 300 रैंक तक पहुंच जाएगी. तो एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे हमें रैंक देनी होती है. ठीक है, 1 रैंक 2 रैंक, जब यूपीएससी के अंदर भी 1 रैंक आई है, 2 रैंक आई है, 3 रैंक आई है, 4 रैंक आई है, यहाँ तक रैंक आती रही है जितने बच्चों ने यूपीएससी को क्रैक किया है. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, पीयर्ड कंपैरिजन. मैं इसको साथ साथ लिख लेती हूँ. देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, रैंकिंग मेथड. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड. पेड का मतलब होता है ग्रुप, कंपैरिजन का मतलब तो समझते हैं, तुलना, इसकी इसके साथ. अब देखो, एक ग्रुप के अंदर 4 पर्सन है, इनमें से बेस्ट कौन सा है वो कैसे पता लगेगा. इस पर्सन की इसके साथ कंपेयर करोगे,
फिर इस पर्सन की इसके साथ इसके साथ इसके साथ कंपैरिजन करोगे, मीन्स कि ए की बी सी डी के साथ, बी की ए सी डी के साथ, सी की ए बी डी के साथ, डी की ए बी सी के साथ, इन सभी की इन ग्रुप के साथ कंपेयर करोगे। जिसके परफॉर्मेंस में ज़्यादा टिक हुए वही बेटर है। तो पीयर कंपैरिजन मेथड क्या हुआ कि ग्रुप के साथ एक पर्सन के क्या करना, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करने का क्राइटेरिया सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग तो समझते हैं, अगर आप सीबीएसई स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आपको ग्रेड मिलती है ए। जैसे डी यूनिवर्सिटी के अंदर जब ग्रेड दी जाती है क्या होता है, ए मिलती है, ए प्लस मिलती है, ए प्लस प्लस मिलती है, ठीक है, बी मिलती है, बी प्लस मिलती है, बी प्लस प्लस बी मिलती है, ऐसी मिलती है ना। तो ये क्या होता है, ग्रेड दी जाती है। बट इस ग्रेड देने का ना एक नुकसान ये है कि ग्रेड में आपको ये नहीं पता चलता आपने किस क्राइटेरिया पे दी है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि ए ग्रेड वाला बच्चा क्या है, एक्सीलेंट है, बी ग्रेड वाला बच्चा क्या है, वेरी गुड है, सी वाला गुड है, ई वाला थोड़ा सा नॉर्मल एवरेज है, तो क्या होता है, ग्रेडिंग होती है। यहाँ पे हमने इनको नंबर दे दिए, रैंक में क्रेडिफाई कर दिया, यहाँ पे हमने क्या है, ग्रेडिंग में कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है कि 4th नंबर पे फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है भाई, अब देखो नाम से क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन में दैट मीन्स उसको उन सभी का बांटना। फोर्स का मतलब होता है धक्के से, चलो मैं इसको ट्रिक से करती हूँ। फोर्स का मतलब होता है धक्के से। एक जो ऑथर है, ऑथर का नाम क्या है, टिफन है, उसने बोला कि इन रैंक में तो हर कोई एम्प्लॉई आएगा। अगर किसी का अप्रेजल कर रहे हो तो हर किसी का इस रैंक में आएगा ही आएगा, कोई भी बंदा इस रैंक से नहीं बचेगा। दैट मीन्स एक स्पेशल क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया, ये है, ठीक है जी। अब देखो 100 बच्चे क्लास में, 100 में से 2 से लेकर 10 तक बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जिनके बीच में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन चला हुआ है ना। नॉर्मल सी बात है, आपकी क्लास में भी होंगे, या फिर सारे इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा तो होगा ही नहीं, बहुत कम चांसेस है जब सारे इंटेलिजेंट होंगे। और इनमें से ही ऐसे ही 2 से लेकर 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनके बीच में क्या है, जिनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, जो बहुत ही क्या है, लड़ाई झगड़े, पुअरनेस जिनके अंदर होगी, मीन्स कि जो थोड़े से बैक बेंचर्स, मोस्ट ऑफ क्या पीछे बैठने वाले बच्चे थोड़े से शरारती बच्चे होते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, है ना। और जो बाकी बचे या तो थोड़े से ठीक ही मिलेंगे या थोड़े से ठीक नहीं मिलेंगे, है ना। तो हर एक क्राइटेरिया हर क्लास में ऐसा होता है ना, या तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे या बहुत ही नालायक बच्चे, या थोड़े से एवरेज मिलेंगे, या फिर आपको क्या है, थोड़े से एवरेज मिलेंगे, थोड़े से नहीं मिलेंगे। तो ये कहते हैं कि जो 10% पर्सन होंगे वो क्या होगा, उस क्राइटेरिया में बिलोंग करेंगे। जो 10% बच्चे इधर होंगे वो क्या होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। जो बीच में 40% होगा वो एवरेज होगा, ना वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना ज़्यादा वो पुअर है। अब यहाँ पे एक्सीलेंट था, बहुत अच्छा था, तो इधर जो क्राइटेरिया आएगा 20% का, वो क्या होगा कि अबोव एवरेज। अबोव एवरेज का मीन्स कि एवरेज से तो ऊपर बट एक्सीलेंट से कम। इधर क्या होगा, जो 20% का क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, बिलो एवरेज। जो हमारे टिफन जी थे उन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉई की जो परफॉर्मेंस है इस क्राइटेरिया के अंदर बिलोंग जरूर करेगी। या तो वो बहुत गंदा होगा परफॉर्मेंस में, या बहुत अच्छा होगा, या वो एवरेज में होगा, या एवरेज से कम में होगा, या एवरेज से बड़े में होगा। दैट्स इट, समझ में आया। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, फोर्स चॉइस मेथड। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड क्या कहते हैं कि एग्जामिनर, जो ट्रेनर है, जो अप्रेजल करने वाला जो पर्सन है, उसके पास ना 2 से 3 मेथड होते हैं। या तो वो क्या है, टू टेल यूज़ कर ले। टू टेल दैट मीन्स जिसके अंदर केवल 2 ही स्टेटमेंट आती है। समझ में आ रहा है। टू टेल दैट मीन्स आपके पास जो क्या है, या तो 4 स्टेटमेंट का यूज़ कर ले या फिर 2 स्टेटमेंट का यूज़ कर ले, जॉब को जब हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो इसके पास मान लीजिए स्टेटमेंट है एक तरह के, या तो क्या है वो ज़्यादा
मोर डिस्क्रिप्टिव होगा, अभी सुन तो लो, पहले सुनो, पहले ध्यान से पहले सुनो। मोर डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर वो लेस डिस्क्रिप्टिव होगा। उसने कहा मीन्स कि ये जो चॉइस बेस्ड मेथड ये क्या कह रहा है, चॉइस बेस्ड मेथड ये कह रहा है कि अगर आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, मान लीजिए 5 है आपके पास पॉइंट, 2 तो क्या होंगे इससे बिलोंग करेंगे, 2 आपके इससे बिलोंग करेंगे, एक जो क्या है एक न्यूट्रल होगा। मीन्स कि ना तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ना ही उसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन होगी। कुछ नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? मोर डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेस डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। मोर डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि क्लोजली डिस्क्लोज करना है एम्प्लॉय के बिहेवियर को, उसको बताना कि वो कितना, मीन्स की पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव, मोर डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको बताना कि वो कितना लॉयल है अपनी जॉब के रिगार्डिंग, उसके बिहेवियर को बताना कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेस डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस, उसके बिहेवियर उसके इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती है। न्यूट्रल में क्या होता है कि इक्वल में चलता है। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड आता है ग्राफिंग स्केल मेथड। ग्राफिंग स्केल मेथड क्या होता है कि एक तरह से किस तरह का क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर क्या है एक सेट कर दिया जाए कि उसकी अटेंडेंस के बेस पे हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, उसकी क्या है पंक्चुअलिटी के बेस पे क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, और उसकी बिहेवियर के बेस पे करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके जो क्या है परफॉर्मेंस के बेस पे करेंगे उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल। दैट मीन्स वो कितने दिन आया है, कितना पंक्चुअल है, कितना उसका बिहेवियर कैसा रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, जिसके अंदर जिसका ज़्यादा टिक होगा वो ग्राफिक में रिप्रेजेंट हो जाएगा। दैट्स इट। चेकलिस्ट की बात की जाए, चेकलिस्ट मेथड एक और आता है। चेकलिस्ट मेथड क्या होता है कि जिसके अंदर एक प्रॉपर, जिसके अंदर जैसे हम कहते हैं ना कि आपने कभी फॉर्म फिल तो किया होगा, जहाँ जैसे कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म फिल करते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, वहाँ पर आप ये पूछते हैं कि क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, मीन्स के पहले आप जॉब पे लगे हुए हैं, या फिर आप PWD में आप आते हैं, या आप हैंडीकैप हैं, या फिर किसी भी तरह से आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपके पास NCC या फिर NSS है, यस या नो, यस नो में पूछा जाता है ना, या फिर आपको पूछो पूरा डिस्क्राइब करके पूछे। चॉइस बेस में तो क्या था, पूरा डिस्क्राइब करके, पूरा क्या करके एक एक बात बताते हैं। ठीक है। बट चेकलिस्ट में क्या होता है कि टू द पॉइंट, यहाँ पे क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्वालिटेटिव होता है पूरा खोल के, ऐसे खोल के आपसे इन्फॉर्मेशन लेना। बट चेकलिस्ट में क्या होता है, चेकलिस्ट में आपसे टू द पॉइंट पूछते हैं कि हाँ या ना। तो प्रॉपर क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आप एम्प्लॉय जो रेगुलर है, अटेंडिंग कर रहा है जॉब को, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है, यस या नो में आपको आंसर देनी होती है। ये होता है चेकलिस्ट मेथड। उसके बाद होता है फोर्स बेस, हमने कर लिया है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए इंसिडेंट को क्रिएट करना। आपने ट्रेनिंग में भी देखा होगा कि इंसिडेंट मेथड आपने कैसे किया है कि एक स्पेशल केस, एक स्पेशल इंसिडेंट को क्रिएट करना, स्पेशल सिचुएशन को क्रिएट करना। इस तरह से परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के लिए भी हमारे पास स्पेशल इंसिडेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आग लग गई है वो ऑफिस के अंदर, हमारे कैबिन के अंदर आग लग गई है, किस एम्प्लॉय का ऑन द स्पॉट कैसा रिएक्शन रहा वो चेक किया जाता है। वो चेक किया जाता है कि उसने कैसे बिहेव किया, कैसे उसने रिएक्ट किया। ठीक है। टाइम पर कैसे परफॉर्मेंस उसने एक्शन लिया, कि उसने वो जो रेड कलर का पंप लगा होता है उसने उसको ओपन किया नहीं किया, सभी को बाहर निकालने की कोशिश की, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसे संभाला है नहीं संभाला। तो ये जो गतिविधियाँ ये भी चेक की जाती है। या फिर वो अपने में लगाओ, अपने खुद को बचाने में लगाओ। ये होता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जिसके अंदर हम अपने आप को क्या है, एम्प्लॉयर क्या है, अपने खुद उनको एम्प्लॉय को चेकआउट करते हैं। ये एसए मेथड क्या होता है, एसए मेथड होता है जिसके ऊपर जो रेटर होता है ना, रेटर समझते, रेटर जो आपको रेट कर रहा है, जो आपको परफॉर्मेंस की आपको बारे में अप्रेजल कर रहा है, आपकी मूल्यांकन कर रहा है, उसके पास फुल ऑफ वर्ड होते हैं कि आपके बारे में पूरी तरह से फ्री माइंड से वो लिख सके, पूरा ऐसे टाइप। जो ये जो चॉइस बेस्ड मेथड है और ये जो ऐसे मोस्ट ऑफ सिमिलर है, बट हाँ इसके अंदर आप पूरी तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपके पास, मेथड है हमारा कि फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड क्या होता है भाई, कि फील्ड में जाकर, मीन्स कि जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, मान लीजिए फैक्ट्री, कंपनी यहाँ है, फैक्ट्री यहाँ है, जो ओनर है जिसको अप्रेजल करना है वो फैक्ट्री में जाकर उस एम्प्लॉय की क्या कर रहा है,
उस एम्प्लॉय की अप्रेजल कर रहा है, उस फील्ड में जाकर उसको ध्यान से देख रहा है कि हाँ वो काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया मॉडर्न मेथड के अंदर। मॉडर्न मेथड क्या कहते हैं, हमारा फुल ऑफ चार्ट फिल हो गया, आपको पता है मैंने पूरे A4 साइज सीट के टाइप में एक बनाया था। अब हमारे पास क्या है, मॉडर्न मेथड रह गया है। एमबीओ क्या कह रहा है, एमबीओ का बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीओ कहते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये क्या कहते हैं कि कंपनी के अंदर ये जो कंसेप्ट है ना, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। ये कहते हैं कि 1954 के अंदर कि कंपनी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक एम्प्लॉय कितना एक्टिव है, मीन्स एक एम्प्लॉय की एक्टिवनेस को चेक करने के लिए कि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कितनी देर में पूरा कर रहा है, कितनी देर में वो कैसे अचीव कर रहे हैं, उसके एफर्ट को मापना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं। इसका सेकंड नेम क्या है, मैनेजमेंट बाय रिवर्स्ड एंड गोल सेटिंग अप्रोचेस। क्योंकि गोल सेटिंग अप्रोचेस का मतलब क्या है, गोल को अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉय है वो कितना एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट क्या करेंगे, जॉइंटली एक कॉमन गोल को सेट कर देंगे जिसको वो अचीव करना, किसको, एम्प्लॉय को अचीव करना होगा। अब इसकी भी थोड़ी सी स्टेप है, आप देख लो, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ सुन लो ध्यान से। बट जब आपको मेथड बताया पूछे जाए तो आपको ये सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। वैसे 4 नंबर में भी आ जाता है कई बार। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, क्या है, गोल को सेट करना पड़ेगा। गोल को सेट करने के बाद उस गोल जो सेट किया है फिर उस सेट किए हुए गोल को डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा कि जिसको जो भी गोल पूरा करना है। फिर चेक पॉइंट सेट कर दिए जाएंगे, मीन्स की जो की पॉइंट है, जिन की पॉइंट्स के थ्रू आपको इजीली आप क्या है उस गोल को अचीव कर सकते हो, वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। पीरियडिकली रिव्यू होगा, दैट मीन्स टाइम टू टाइम 2 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल के बाद क्या है, चेकिंग होती रहती है कि आप ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अप्रेजल होता है, दैट्स इट, वही बार बार काम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल पता है क्या होता है, 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब होता है एक एम्प्लॉय, ये बीच में एम्प्लॉय है, उसके चारों तरफ सभी जने हैं, एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, कस्टमर है, उसके जो नीचे जो काम करने वाले सबॉर्डिनेट है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, सभी हैं। उस एम्प्लॉय का उन सभी के प्रति कैसा बिहेवियर है, किस तरह से वो उनके साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से उनके साथ उनकी रिलेशन है, वो चेकआउट करना उसके अंदर आते हैं। अब आपको पता है, देखो 360 इसको याद करने का तरीका क्या है, ये क्या होता है, सर्कल होता है। अब मैं आपको बताऊं कि इतना जो पर्सन होता है 180 डिग्री का होता है। अब इसको पूरे को जोड़ दोगे तो 360, क्योंकि 180 प्लस में 180 दैट इज 360, दैट्स इट। ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट आ जाता है असेसमेंट सेंटर मेथड। असेसमेंट सेंटर मेथड क्या होता है भाई, कि एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए स्पेसिफिक इवेंट क्रिएट किया जाता है। उस इवेंट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि लो आप इस गतिविधि को परफॉर्म करो, हम आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। क्या समझ में आया कुछ? ये मोस्टली मिलिट्री में होता है, ये मोस्टली जो हमारे जो मिलिट्री काम में होता है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि जाओ तुम्हें ये, जैसे वो एक स्टिक सा बना देते हैं, एक स्टैचू सा बना देते हैं, आपको इसको मारना है, काटना है, कैसे आप जल्दी से इसको मारोगे, आपको 3 सेकंड दी जाएगी। तो क्या होता है, एक स्पेशल इवेंट क्रिएट किया गया, दैट मीन्स स्पेशल एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट किया गया है ना। तो वो इसकी चीज़ें, वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आएगी। बिहेवियल एंड कॉस्ट रेटिंग स्केल क्या कर रहा है, जिसके हम बार्क्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 मेथड्स आएंगे जो हमने ट्रेडिशनल के अंदर पढ़ा। ट्रेडिशनल रेटिंग स्केल हमने पढ़ी थी और ट्रेडिशनल हमने इंसिडेंट मेथड पढ़ा था। दैट मीन्स जहाँ पे हम क्या है, प्रॉपर एक इवेंट क्रिएट करते थे और फिर हमें क्या करते थे, रेटिंग देते थे। रेटिंग तो हमारी ये हो गई है, इवेंट हमारे ये हो गए, हमने वर्कशॉप किए, हमने कैंप अटेंड किए थे, हमने कॉन्फ्रेंस किए, हमने मीटिंग अटेंड की। इन मीटिंग के बेस पर जिनका जैसे परफॉर्मेंस था कर दिया भाई, नंबर दे दिए, नंबरों के बेस पर हमने रेटिंग कर दी, ठीक है। आ गया समझ में? फर्स्टली क्या करेंगे, सैम्पल रिजल्ट, ये तो फिर वही बात हो जाएगी, रिपीटिंग, आप भी बोर हो जाओगे फिर, क्योंकि इतनी देर हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड की बात की जाए तो ऐसे मेथड्स को यूज़ करना जिससे क्या है, कंपनी के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में, कंपनी के एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को चेक करने में ज़्यादा कॉस्ट ना आए। जो रिलेशनशिप है कॉस्ट एंड प्रॉफिट का, वो मेंटेन, बेनिफिट का वो मेंटेन करके रखे। स्पेंड जो कॉस्ट है, जो स्पेंड की गई है बाय द ऑर्गेनाइजेशन और द एम्प्लॉय, वो, और जो क्रिएट किए बाय द एम्प्लॉय, दैट मीन्स कॉस्ट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन
मतलब लगाती है, मीन्स की जो लागत है ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है किसके ऊपर हम करते हैं, हमारे एम्प्लॉय के, कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। बट बेनिफिट कौन प्रोवाइड करके देता है, एम्प्लॉय प्रोवाइड करके देते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो चार्ट मैंने बनाया था, पहले जॉब एनालिसिस किया था, जॉब के हिसाब से हमने एक डिस्क्रिप्शन लिखा कि किस तरह की जॉब चाहिए, फिर हमने जॉब स्पेसिफिक मीन्स की ह्यूमन कैसे रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, प्लेसमेंट मीन्स की उसको प्रॉपर स्पेसिफिक जॉब के ऊपर क्या कर दिया, स्पेसिफिक जॉब के ऊपर क्या कर दिया, उसको बिठा दिया। फिर इंडक्शन की, दैट मीन्स उसको क्या है, इंट्रोड्यूस किया, फेमिलराइज किया। इंटर मोबिलिटी तो आपको पता ही होगा कैसे प्रमोशनल, डिमोशन एंड ट्रांसफर के बारे में हमने 6 चैप्टर के अंदर, इसके ऊपर तो पूरा डीपली चैप्टर बना हुआ है। फिर हमने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के हमने 2 मेथड पढ़े, जो हमने वर्कर्स को देनी थी या फिर हमें क्या है मैनेजर्स को देनी थी। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग थी, अप्रेंटिसशिप थी, जॉब रोटेशन था, ये सभी हमने इसके अंदर पढ़े। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब पता लग गया होगा कि इतने सारे प्रोसेस करने के बाद कि चेकआउट करना कि वह एम्प्लॉय क्या है, सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जो था पूरा कंक्लूजन था हमारे इस बुक का। और इसी के साथ जो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आपको उसको अपने विचार रखने हैं। ठीक है, आई होप ये जो क्या है क्वेश्चन पेपर भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो बुक का जो सारांश जो मैंने समझाया वो आपको 2 घंटे के अंदर समझ में आएगा। वैसे बहुत टिपिकल होता है कि पूरे टॉपिक को कवर अप करना, बट हाँ जितना मैंने समझाया है उसके बेस पे अगर आप तैयारी करके जा रहे हो तो चांसेस ये है कि 50% जो क्वेश्चन है पेपर है आपको वहाँ से, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, नॉर्मल सी बात है अच्छे से तो पढ़ना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम थोड़ा सा हमें करवा दो, हमें ये करवा दो, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम कैपेबल नहीं है भाई। नॉर्मल सी बात है, इतनी कैपेसिटी तो किसी के अंदर भी नहीं होती जितनी अंदर मेरे में थी, तो मैंने आपको करवाया, ये लेक्चर प्रोवाइड किया। आई होप आपके लिए जो लेक्चर है बहुत हेल्पफुल रहा होगा। दूसरी बात, आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल बनाया जहाँ पर आपको स्पेशल क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर नाम का चैनल का जो लिंक है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहाँ से आप क्या है लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के हर क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।